Hello guys, welcome to the AWS Solution Architect Associate and Advanced Networking classes। तो आज हम लेक्चर 2 रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो कल हमने बेसिक इंट्रोडक्शन क्लाउड्स के बारे में देखा था और थोड़ा बहुत हमने AWS के बारे में बात करी थी। हमने अकाउंट लॉगिन सीखा था कल, किस तरह से अकाउंट बनाते हैं। आज फर्दर कंटिन्यू करेंगे। आज बहुत स्पेशल सर्विस एक है जो IAM की सर्विस पढ़ेंगे, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट। आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट को आप समझ सकते हो ऐसा जैसा कि विंडोज सर्वर में ईडी की सर्विस है, एक्टिव डायरेक्टरी, बिल्कुल ही सेम AWS पे ये काम करता है। जैसे एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस आपको विंडोज सर्वर पे यूजर नेम, यूजर, उसके पासवर्ड्स और ऑथेंटिकेशन की प्रोवाइडेशन करते हैं। सेम आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट पे भी आप सेम ही काम करते हो। आप यहाँ पे भी यूजर बनाओगे, पासवर्ड रखोगे, जैसा मर्जी आप पासवर्ड रख सकते हो, वो आप ऑप्शन अभी देखेंगे। और जब यूजर पासवर्ड अवेलेबल होगा देन द यूजर कैन लॉग इन टू द योर AWS। अब थोड़ी चीजें मैं यहाँ पर क्लियर करता हूँ। मेरा कहने का यहाँ पर सेंस ऐसा है कि एक्टिव डायरेक्टरी था हमारा, एक विंडोज सर्वर हमने लॉन्च किया, कोई सा भी सर्वर 2022, 16, 19 जो भी, मैंने 2022 पे काम किया था, लेटेस्ट वर्जन पे। आपने एक्टिव डायरेक्टरी की सर्विस वहाँ इंस्टॉल करी, उसके बाद आपको वहाँ पे यूजर बनाने का ऑप्शंस मिला, फिर साथ साथ आपको वहाँ अपने पासवर्ड वगैरह रखा, पॉलिसी वगैरह बनाई कि क्या एक्सेस मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये सारी चीज़ें आपने बनाई। और फिर आपके जो डेस्कटॉप वगैरह थे, जो एम्प्लॉयज़ के PC वगैरह थे या फिर लैपटॉप वगैरह थे जो भी थे, उस पर आपने डोमेन पे ऐड करा दिया। डोमेन पे ऐड कराने के बाद जब भी वो लॉगिन करेंगे आपके एम्प्लॉयज़, तो वो एक्टिव डायरेक्टरी से ऑथेंटिकेट हो गए। राइट, ये काम था। यहाँ पर भी सेम। देखो, हमने AWS अकाउंट बनाया, एक अकाउंट बनाया, अकाउंट बनाया तो हमारा एक सेपरेट अकाउंट बन गया जिसपे हमें अमेजोन की ID भी मिल गई। एक एक AWS अकाउंट है। अब AWS अकाउंट के अंदर कई सारी आपको एक्टिविटी करनी है। यू हैव द नंबर ऑफ सर्विसेज EC2, स्टोरेज की S3 है, DNS वगैरह, राउट 53 वगैरह, बहुत सारी चीजें सर्विसेज है। देखेंगे सर्विसेज धीरे धीरे, लेकिन कई सारी सर्विसेज आपके पास अवेलेबल है। तो अब आपने जो अकाउंट बनाया है, तो ऑब्वियसली बात है कि आपका एक ऑर्गेनाइजेशन है तो कई सारे AWS के इंजीनियर्स होंगे। जैसे कि कुछ डिपार्टमेंट होगा जो कि एडमिन्स होंगे, सिस्टम एडमिन्स, सिस्टम एडमिन्स होंगे। कुछ डिपार्टमेंट होंगे जो IT पे AWS का नेटवर्किंग देख रहे होंगे। कुछ डिपार्टमेंट्स होंगे, कुछ इंजीनियर्स ऐसे होंगे जो कि सिक्योरिटी देख रहे होंगे। ठीक है, AWS पे कुछ ऐसे होंगे जो आपकी होस्टिंग वगैरह देख रहे होंगे, वेबसाइट्स वगैरह देख रहे होंगे, कुछ डेवलपर्स होंगे, XYZ होंगे। जैसा कि ऑन प्रेमिसिस में भी आपके पास अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं, यहाँ पर भी AWS में चूंकि आप सारे काम कर सकते हो जो कि ऑन प्रेमिसिस डेटा सेंटर पे आप कर सकते थे, वो सारी एक्टिविटी आप यहाँ पर भी AWS में भी कर सकते हो। तो इस वजह से यू हैव द नॉट ऑफ डिपार्टमेंट्स। तो आप ऐसा तो नहीं चाहोगे कि भाई जो मैंने अकाउंट बनाया है और जो जहाँ पर आपने ईमेल आईडी जो भी दी और पासवर्ड दिया, वो सबको आप दे दो, लो भाई लॉगिन करना है तो इस ईमेल आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना, फिर कोई कुछ भी एक्टिविटी कर पाए। बिकॉज आपने जो अकाउंट बनाया था, मैंने आपको कहा था कि वो दैट्स अ रूट यूजर, यानी उसके पास सारा चीजें करने का एक्सेस। अब एक डेवलपर है, उसको सिक्योरिटी से क्या लेना देना, सिस्टम एडमिन को नेटवर्किंग से क्या लेना देना, ऑब्वियसली बात है। तो इस वजह से लाइक द सेम कि एक्टिव डायरेक्टरी जब बनाते थे तो सर्वर पे आपको एडमिनिस्ट्रेटर अकाउंट मिलता था बाय डिफॉल्ट बना हुआ, जिसके पास सारा एक्सेस होता था। फिर बेस्ड अपॉन द डिपार्टमेंट आप क्या करते थे कि आप अलग अलग यूजर्स बनाते थे, ग्रुप्स बनाते थे, और रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप पॉलिसी अटैच करके उसे एक्सेस देते थे। AWS भी वही है कि आपके डेटा सेंटर है,
उस पे भी नंबर ऑफ डिपार्टमेंट्स है। तो आप अपना रूट यूजर अकाउंट नहीं दोगे, आप रूट यूजर से लॉग इन करोगे, जस्ट लाइक यू आर लॉग इन विद एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंट इन द विंडो सर्वर। उसके बाद वहां पर आप यूजर्स बनाओगे और फिर यूजर्स को क्या एक्सेस देना है वो सारी चीजें आप दो। जब भी कोई यूजर लॉग इन करेगा तो अगर उसका अकाउंट बना होगा AWS पे तो ही वो लॉग इन कर पाएगा, अदरवाइज वो लॉग इन नहीं कर पाएगा। सेम लाइक दैट कि आपकी एक्टिव डायरेक्टरी पे सर्विस थी। अब द पॉइंट इज क्लियर। बाकी प्रैक्टिकल देखेंगे तो और भी चीजें क्लियर होंगी। अब एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे एक आती है, मैंने आपको एक ट्रिपल ए सर्वर के बारे में बताया। ट्रिपल ए स्टैंड फॉर, फर्स्ट ए स्टैंड फॉर ऑथेंटिकेशन, सेकंड ए स्टैंड फॉर ऑथराइजेशन, लास्ट ए स्टैंड फॉर अकाउंटिंग। आपने थोड़ा बहुत देखा भी था ट्रिपल ए सर्वर। ऑथेंटिकेशन में कि जो यूजर लॉगिन कर रहा है वो वैलिड यूजर है। लॉगिन हो जाने के बाद मान लो यूजर वैलिड निकला, वो लॉगिन कर लिया। लॉगिन करने के बाद ऑथराइजेशन मतलब उसके पास क्या क्या एक्सेस करने की परमिशन, इसे हम ऑथराइजेशन कहते हैं। अकाउंटिंग यानी उसने क्या क्या एक्टिविटी किया है उसका लॉग्स मेंशन, लॉग्स मेंटेन करना, इसे हम अकाउंटिंग कहते हैं। तो IAM की जो सर्विस है जो AWS पे है वो आपको दो चीजें प्रोवाइड करती है, मतलब AA ऑथेंटिकेशन और ऑथराइजेशन। अकाउंटिंग के लिए अलग से आपको क्लाउड ट्रेल नाम की फैसिलिटी है, उस पर आपको इंटीग्रेट करना पड़ेगा, उसके बाद आप अकाउंटिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पर ऐसा नहीं कि IAM क्लाउड में अकाउंटिंग नहीं होती है। तो ऑथेंटिकेशन अगर यूजर अवेलेबल है, आपने अकाउंट में अगर उस यूजर नेम पासवर्ड बनाया है तो वो लॉगिन कर पाएगा, अदरवाइज वो नहीं कर पाएगा। उसके बाद आप ऑथराइजेशन यानी पॉलिसी वगैरह सेट कर सकते हो एज लाइक यू आर सेटिंग इन द ए। अभी मैं फिलहाल कंसोल दिखाऊंगा तो आपको चीजें और क्लियर हो जाएगी। तो क्या क्या उसके पास आप पॉलिसी अटैच करोगे एंड दैट पॉलिसी विल बी अटैच्ड, तो उसके पास क्या क्या एक्सेस रहेगा आप वहां डिसाइड कर सकते हो। तो मैं आपको पहले कंसोल दिखा देता हूँ क्योंकि प्रैक्टिकल देखने का ज्यादा सेंस बनता है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या करेंगे, IAM पे हम एक यूजर बनाएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हमारे पास रूट यूजर है और मैंने ऑलरेडी यहाँ पर एक अपने लिए एक IAM यूजर बनाया है, तो हम एक नया बनाएंगे। मैं आपको बनाकर भी दिखाता हूँ कि किस तरह से यूजर्स बनते हैं। अगर आप यहाँ जाओगे IAM की सर्विस पे तो यू हैव द ऑप्शंस कि ये तो हमने देख लिया था, रूट यूजर्स के लिए मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है और आपने इनेबल वगैरह कर दिया था, मैंने दिखाया भी था आपको। तो यहाँ जाने के बाद आपके पास ऑप्शन है यूजर्स। यूजर्स पे जाएंगे तो एक ऑलरेडी मैंने यूजर्स बना रखा है जो कि मैं यूज करता हूँ। और प्रैक्टिस भी यही कहता है कि ऑलवेज, जैसे कि लिनक्स मशीन में अगर आप रूट यूजर बनाते हो तो लिनक्स मशीन में भी आपको ये बात की जाती है कि आप कभी भी रूट यूजर से जनरली टास्क के लिए एक्टिविटी ना करें। तो सेम लाइक दैट कि आप रूट यूजर छोड़ के IAM यूजर बनाएं, अपने लिए भी बनाएं। मान लो यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर एंड यू आर द ऑनर, तो ऐसा नहीं है कि आप बार बार रूट यूजर से लॉगिन करेंगे, आप अपने लिए भी एक IAM यूजर बनाएंगे। IAM यूजर बनाने के बाद आप उस यूजर को एडमिनिस्ट्रेटिव राइट दे दें, तो आपका और रूट यूजर का सेम प्रोसेस हो जाएगा, मतलब सेम एक्सेस ऑथोरिटी हो जाएगी। ठीक है, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन की सेम फैसिलिटी हो जाएगी, तो फिर आप सारी एक्टिविटी कर सकते हैं। ठीक है, तो यूजर्स कैसे बनाना है, तो सबसे IAM की सर्विस यहाँ आप सर्च कर लेना, IAM। जैसे आप इसे इंटर करोगे आपको ये डायलॉग बॉक्स मिलेगा। ठीक है, यहाँ पर आपको यूजर पे जाना है, आपको दिख रहा होगा सेम एक्टिव डायरेक्टरी पे जिस तरह से हम सर्विसेज यूज करते थे, सेम जो एक कंप्यूटर्स में जाकर यूजर्स एंड कंप्यूटर में जाकर यूजर अकाउंट बनाते थे, पॉलिसी लगाते थे, सब कुछ बिल्कुल सेम। तो इस वजह से आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। यूजर पे गए, क्रिएट यूजर, आप यूजर का कुछ भी यूजर नेम कुछ भी रख सकते हो, आपकी इच्छा है।
जैसे कि मैं कुछ नाम रख देता हूँ, आई होप अच्छा रख देता हूँ, ठीक है। इसमें है प्रोवाइड यूजर एक्सेस टू AWS मैनेजमेंट कंसोल, यानी ये जो मैनेजमेंट कंसोल पे हमने जो लॉगिन किया है इसका एक्सेस देना है कि नहीं, बिकॉज एक्सेस देने का दो तीन तरीके हैं, एक आपका HDK के थ्रू भी है और एक आपका CLI के थ्रू भी, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस, UI इंटरफेस यानी वेब कंसोल से वो लॉगिन कर सकेगा कि नहीं, उसका एक्सेस देने के लिए आपको यहाँ पर टिक करना पड़ेगा। व्हेन यू टिक इट, स्पेसिफाई यूजर इन आइडेंटिटी एक्सेस रिकमेंडेड, आई वांट टू क्रिएट एन IAM, तो आप IAM यूजर पे चले जाएंगे। बाकी ये सारी चीजें जो है आप पढ़ सकते हैं, आप देख सकते हैं, क्योंकि ये एक्चुअली काम जो है आपका, ये आपका जो ऑफिस एनवायरनमेंट में डेस्कटॉप इंजीनियर्स जो करते हैं काम, या सिस्टम एडमिन, उसी में जो AWS पे आते हैं तो वो यही सारे काम। आई वांट टू क्रिएट IAM यूजर, उसके बाद सेम आपको ऑप्शन देगा, ऑटो जनरेटेड पासवर्ड, कस्टम पासवर्ड, मैनुअल पासवर्ड रख सकते हो आप। ऑटो जनरेटर में क्या होगा कि वो सिस्टम आपको एक जनरेटेड पासवर्ड देगा, उसके बाद आपके पास ऑप्शन यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड टू नेक्स्ट साइन इन रिकमेंडेड, सेम एक्टिव डायरेक्टरी में था। यूजर अगर पासवर्ड हम क्रिएट करते हैं, क्रिएट करवाते सिस्टम से, तो वो पासवर्ड जब देंगे, जब यूजर लॉगिन करेगा तो वो पासवर्ड अपने हिसाब से चेंज कर लेगा। तो हमें सब चीज़ों का कोई मतलब नहीं, हम कस्टम पासवर्ड में जाएंगे और अपना एक सिंपल पासवर्ड हम डाल देंगे, बिकॉज हम ये जो अकाउंट है, और ये बात याद रखना, कभी भी आप किसी भी किसी को दिखाना हो तो ये IAM यूजर का अकाउंट और पासवर्ड वगैरह आप किसी को नहीं दिखाओगे। मैं यहाँ बना रहा हूँ क्योंकि मुझे लैब दिखाना है आपको, और फिर मैं ये अकाउंट डिलीट करूँ, ये IAM यूजर मैं डिलीट करूँ, ठीक है। आपको भी अगर मान लो किसी को दिखाना है तो अपना जो यूजर बना है उसकी डिटेल मत दिखाना, आप एडिशनल यूजर बना के फिर उसे दिखा देना प्रोसेस कैसा होता है, फिर उस यूजर को डिलीट करो। यूजर मस्ट क्रिएट अ न्यू पासवर्ड, मुझे जरूरत नहीं है, हम जो पासवर्ड रखे वही चलेगा। नेक्स्ट, इसको मैं अपना कर दो आप। ऐड यूजर टू ग्रुप, जैसे कि AD पे भी हम क्या करते थे, यूजर बनाए, यूजर बनाने के बाद हम एक पॉलिसी बनाने के लिए एक ग्रुप ऐड कर लेते थे, ग्रुप बनाते थे, उस ग्रुप में पॉलिसी अटैच करते थे, यहाँ भी सारा ऑप्शन, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे पास एक ग्रुप बना हुआ, बाकी मैं ग्रुप वगैरह दिखाऊंगा, एक एडमिन बना हुआ है, एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस। आपके पास कई सारे यूजर ग्रुप आप क्रिएट कर भी सकते हो। अगर आप यहाँ पे जाओगे, आपको एक मान लो क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल एक्सेस ओनली, ठीक है। और फिर यहाँ पॉलिसीज बहुत सारी, तो पॉलिसी पे आप जाके यहाँ पर रीड ओनली का देख लो एक बार, कुछ अगर है तो पॉलिसी अगर बनाओ तो आप सर्च करोगे तो आई होप इट विल कम्स अप। AI है, एलेक्सा है, अमेजोन ऐप है, देख रहे हो, ये सब बाय डिफॉल्ट बनी हुई कई सारी पॉलिसी है, जैसा कि AWS पे मिलता है, एक्टिव डायरेक्टरी पे जो मिलता था सेम। एडमिनिस्ट्रेशन ग्रांट, देखो यहाँ कई सारे ऑप्शन है, यू हैव टू सेलेक्ट समथिंग, डोमेन यूजर्स टाइप का कुछ भी अगर ना हो, रीड ओनली एक्सेस, अमेजन ऐप फ्लो प्रोवाइड रीड ओनली एक्सेस टू अमेजन ऐप फ्लो, नहीं चाहिए मुझे, मुझे जस्ट नॉर्मल रीड ओनली चाहिए था। AI का है ये, ग्रांट एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेशन एक्सेस, एडमिनिस्ट्रेटर है, फिल्टर पे फिल्टर करके देखते हैं कुछ अगर मिल जाए तो। एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस प्रोवाइड फुल एक्सेस, ये बिलिंग के लिए है, जो बिल वगैरह देख पाएगा। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर ग्रांट फुल एक्सेस, ठीक है। पावर यूज, रीड ओनली एक्सेस, ठीक है, प्रोवाइड रीड ओनली एक्सेस टू AWS सर्विसेज, तो मैं इसे दे देता हूँ, ठीक है। ये एक पॉलिसी मैं अटैच कर देता हूँ उसके साथ, एंड क्रिएट यूजर ग्रुप, एक रीड ओनली एक्सेस का आपने बना दिया यहाँ पर पॉलिसी, यानी एक ग्रुप बनाया जिसका नाम एक्सेस ओनली है, उसमें एक पॉलिसी लगा दिया, इसमें रीड ओनली है, तो रीड ओनली में जाकर आप यहाँ क्लिक कर दो, सेट कर दो, सेम आपको सारी चीज़ें हैं, सेट परमिशन बाउंड्री लिमिट, ये सारी चीज़ें काफ़ी एडवांस है, आपको इतनी जानने की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट कर लो आप यहाँ पर एम्प्लॉय जो बना रहे हैं, जो यूजर हमने बना रहे अख्तर, उसके आप टैग ऐड करना है। मान लो कि उसका डिपार्टमेंट क्या है, ठीक है, उसके रिपोर्टिंग मैनेजर क्या है, उसका फोन नंबर क्या है, ये सारी चीजें आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो की में जाकर, ठीक है। फिलहाल हमें जरूरत नहीं है, एंड वी रिमूव दिस वन, क्रिएट। तो एक यूजर बन गया, आपने ऑलरेडी उसका पासवर्ड आपको पता है, आप शो करोगे तो आपको दिख जाएगा। और इसका डाउनलोड भी कर सकते हो, जैसे कि अगर आपको पता नहीं है कि पासवर्ड मैंने रखा है या फिर ऑटो जनरेटर किया है, इसे आप डाउनलोड करोगे तो एक एक्सेल फाइल आपको डाउनलोड होगी। और ये क्रेडेंशियल आप भेज देना, जो एम्प्लॉय नया ज्वाइन करेगा उसे भेज सकते हो, ठीक है। रिटर्न टू यूजर लिस्ट आप चले गए। उसके बाद आपके पास देखो यहाँ पर एक और ऑप्शन है, यूजर ग्रुप। यूजर ग्रुप हम क्यों बनाते हैं, ठीक है। यूजर ग्रुप जैसे कि आपने एक आईटी डिपार्टमेंट बना दिया, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट बना दिया। आईटी डिपार्टमेंट में कई सारे डिपार्टमेंट अपने बना दिए, सिस्टम एडमिन बना दिया, फलाना ढिकाना। तो उसके साथ आप क्या करोगे कि आप पॉलिसी बना सकते हो। ग्रुप क्रिएट करने के बाद आप पॉलिसी उसके साथ अटैच कर दो, और आपको फिर जरूरत नहीं पड़ेगा हर एक यूजर को इंडिविजुअली जा जाके आपको पॉलिसी देने की, ठीक है। आपने ग्रुप बनाया, जैसे कि एक्टिव डायरेक्टिव करते ग्रुप बना दिया, उसमें सारे यूजर्स को ऐड कर दिया, और उस ग्रुप के अंदर जितने भी जो आपने ऑथराइजेशन के लिए जो एक्सेस पॉलिसीज आपने बनाई थी, वो सारी पॉलिसी उसके साथ अटैच हो जाएगी, बैठ। तो सेम है, आप एक्टिव डायरेक्टरी यूज किए हैं, मैंने आपको कई सारी चीजें आपको दिखाई है वहां पर, ग्रुप पॉलिसी बनाकर, यूजर्स बनाकर, वो सारी चीजें यहाँ पर बिल्कुल सेम टू सेम एज इट इज है, और थोड़ा सा हल्का है कंपेयर टू द एक्टिव डायरेक्टरी। तो आपको इजीली समझ में आ रहा होगा ये चीजें, इस वजह से मैं वहां पर एक्टिव डायरेक्टरी पे इतना जोर दे रहा था। कई लोगों को लग रहा होगा कि वहाँ उस समय क्लास पे क्यों एक्टिव डायरेक्टरी हमें पढ़ा रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन अब आपको समझ में आएगा जो चीजें हमने नेटवर्क और सर्वर एडमिन वाले कोर्स पे कवर की थी, वो सारी चीजें आपको एडब्ल्यूएस पे लगी। अगर आपको दिक्कत हो रही है एक्टिव डायरेक्टरी पे, तो आप एक्टिव डायरेक्टरी क्लासेस आप देख सकते हो ना। उसके बाद आप यहाँ आ जाओ, आपको इजिली समझ में आए, ठीक है। तो यूजर हमने बना दिया, यूजर ग्रुप भी आपको मैंने समझा दिया, यूजर्स बना दिया। एक फीचर है रोल्स, ये मैं थोड़ा देर बाद आपको बताता हूँ। पॉलिसी आपको पता ही है, पॉलिसी में कई सारी पॉलिसी अवेलेबल है। यू कैन सी 1364 पॉलिसी इज बाय डिफॉल्ट इनके पास है। बाकी आप चाहो तो क्रिएट पॉलिसी में जाकर अपने हिसाब से भी पॉलिसी बना सकते, इसे आप जेसन फॉर्मेट में भी लिख सकते, ठीक है। तो सिस्टम एडमिन वगैरह होते हैं, वो ज्यादा बेटर इस पॉलिसी वगैरह के बारे में समझते हैं। बाकी आप यहाँ पे भी देख सकते हो बनी बनाई पॉलिसी, और कई सारी पॉलिसी है, जैसा आपको रिक्वायरमेंट है वैसी पॉलिसी आप दे सकते हो, ठीक है। क्लियर। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से जो अपना अकाउंट है रूट यूजर, उसे मैं लॉग आउट कर देता हूँ, और हमने जो यूजर बनाया है अख्तर नाम से, उससे हम लॉग इन करें, ठीक है। तो लॉग इन करने के लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है, अगर आप यहाँ पे शायद आपको नहीं दिखेगा, आई हैव समथिंग अनदर ब्राउजर में, ये लॉग इन डायरेक्ट, अच्छा ठीक है। तो अगर आप साइन इन करोगे, डायरेक्ट साइन इन दे देता है, डायरेक्ट रूट यूजर में साइन इन दे देता है। मुझे एक चीज आपको दिखाना था, पर दूसरा एक्चुअली यूजर नहीं, मतलब दूसरा ये नहीं है, क्या बोलते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज छोड़कर दूसरा ब्राउजर नहीं है, मैं डाउनलोड कर लूंगा। चलो कोई नहीं, मैं आपको दिखा दूंगा। एक होता है जब भी आप आई एम यूजर से लॉग इन करेंगे, तो आपके पास ऑप्शंस आता है कि वहां पर आपका जो अकाउंट आपने बनाया, आपने यूजर जो अकाउंट बनाया है, ठीक है, उस अकाउंट का एलियास नेम दे या फिर उसका आईडी। तो ये आईडी याद करना काफी दिक्कत हो जाती है, तो एलियास नेम आप सेट कर सकते हैं। यू कैन गो टू द आई एम, और यहाँ पर आपको देखो अकाउंट एलियास नेम, इस अकाउंट एलियास नेम में एडिट पे जाकर आप इसका नाम चेंज कर सकते हो, और ये नाम जो होगा वो यूनिक होगा ग्लोबली, जैसे ताबिश फॉर आईटी इज यूनिक अवेलेबल। ऐसा नहीं हो कि किसी ने ताबिश फॉर आईटी यूज किया है तो आप भी उसे यूज कर सकते हो। जिस तरह से अकाउंट आईडी सबकी यूनिक है ग्लोबली, उस तरह से एलियास नेम जो है वो भी सबका यूनिक है। तो या तो आप अकाउंट आईडी याद कर, या तो आप एलियास नेम याद।
और ये सारी चीजें जो है ये कभी भी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में कभी किसी को नहीं दिखानी। ठीक है, आगे चल के आपको समझ में आएगा कि अगर किसी के पास अकाउंट आईडी पता चल गया या एलियास नेम पता चल गया तो उससे कई सारे मिस यूज की जा सकती। समथिंग लाइक दैट कि आपने अपना एसबीआई अकाउंट या फिर कोई भी बैंक अकाउंट है आपके पास, वो बैंक अकाउंट आप अपने टी शर्ट पे डालकर घूम रहे हो, मतलब टी शर्ट पे आपने प्रिंट करवा लिया है और घूम रहे हो कि भाई मेरा अकाउंट आईडी एसबीआई पे है। ठीक है, तो गोपनीय चीजें हैं। तो इसे फिलहाल हम प्रोटेक्ट अभी तो फिलहाल सीख रहे हैं हम लोग, इस वजह से मैं आपको दिखा रहा हूँ प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट में कभी भी किसी को ये इंफॉर्मेशन नहीं डाल देने का, दिखाना भी नहीं। ठीक है, बी केयरफुल इन द प्रोटेक्शन इन्वायरमेंट। तो मैं इसे लॉग आउट कर देता हूँ, है ना। मैं रूट यूजर जो मैंने लॉग इन किया था उसे मैं लॉग आउट कर देता हूँ और हम एक जो यूजर बनाए उससे हम लॉग इन करें। तो लेट्स गो टू द साइन इन ऑप्शन। अब आपको ऑप्शंस मिलेगा। तो यहाँ पर हम कहाँ गए थे, देखो साइन इन यूजिंग रूट, यहाँ जाके हमने लॉग इन किया। ठीक है, यहाँ जाके आप यहाँ जाकर भी यू हैव द ऑप्शंस ऑफ आई एम यूजर। आप आई एम यूजर में जाकर आपको बोल रहा है कि अकाउंट आईडी डाल दो जो 12 डिजिट का मैंने आपको दिया था, या एलियास, अकाउंट एलियास डाल दो। ठीक है, तो हमको अकाउंट एलियास पता है तो वी विल कंडक्ट अकाउंट एलियास फॉर आईडी। ठीक, नेक्स्ट आई एम यूजर नेम आपका क्या बना हुआ है, हमने अख्तर नाम का यूजर बनाया था। पासवर्ड जो भी डाला था पासवर्ड हम डाल देंगे। ठीक है, हमने पासवर्ड वहां पे चेंज वेंज करने का ऑप्शन हटा दिया था, इस वजह से अब मुझे पासवर्ड चेंज करने का कुछ भी नहीं देगा एंड यू कैन इजिली लॉग इन टू द एडब्ल्यूएस अकाउंट में आपके पास रीड ओनली का एक्सेस, मतलब आप सिर्फ देख सकते हो, आप कुछ कर नहीं सकते। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप आईएम में जाओगे और यहाँ पे जाके यूजर वगैरह बनाने की कोशिश करोगे आप, ठीक है, क्रिएट यूजर, मान लो एक ताबिश नाम का बना रहे हो, लेट अलाउ, एक्सेस ओनली पे है तो उसे तो देखते हैं। एक और बना के देखते हैं यहाँ से, क्रिएट यूजर, नो यू आर नॉट अलाउड टू क्रिएट आई। ठीक है, क्योंकि आपने सिर्फ उसे एक्सेस करने का परमिशन दिया है, सिर्फ देखने का परमिशन दिया, आप कुछ कर नहीं सकते। बड़ा ही अजीब सा ये चीजें हुई पहली बार, सब कुछ होने के बाद में बोला उसने कि आप बना नहीं सकते। पहले बताना चाहिए था ना कि भाई आप नहीं बना। खैर कोई बात नहीं। ठीक है, तो आपने सिर्फ जो यूजर बनाया है अख्तर नाम का, वो अख्तर जो यूजर है वो सिर्फ देख सकता है कि क्या क्या एक्टिविटी है, और देखने में भी आप चीजों को कंट्रोल कर सकते हो, किसी को EC2 दिखाना देखना है कि नहीं, किसी को स्टोरेज देखना है कि नहीं। ठीक है, वो सारी चीजें भी आप फिल्टर कर सकते हो, यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन इन द आई। ठीक है, दूसरा एक चीज कि आपको जैसे समझना है कि जो आपने लॉगिन किया है आपका अकाउंट है वो रूट यूजर है या IM यूजर। उसके लिए जब भी आप लॉगिन करोगे आप यहाँ पर क्लिक कर लेना, यहाँ आपको लिख के दिखाएगा कि यू आर द IM। ठीक है, कई जगहों के केसेस पे एक्चुअली लोग कंफ्यूज थोड़ा हो जाते हैं। जैसे कि हमने जब रूट यूजर लॉगिन करते हैं तो हम ईमेल आईडी डालते हैं, राइट, ईमेल आईडी डालते हैं, हम एक यूजर नेम नहीं डालते। तो बहुत सारी कंपनीज में ऐसा होता है कि उन्होंने जो IM यूजर बनाया होगा, जो आपका अकाउंट बनाया है, वो आपका जो डोमेन का जो आईडी है, यूज मतलब ईमेल आईडी, डोमेन आईडी तो पूरा कंप्लीट है, मान लो अख्तर.local.com। ठीक है, जो भी आपका डोमेन हो, ठीक है, या फिर सपोज कर लो, मान लो एक नाम हो जैसे कि tabish@अख्तर.com। ठीक है, एक कंपनी है अख्तर.com, हमारा डोमेन नेम है, ऐसा ही उन्होंने बना दिया है IM यूजर ने। ठीक है, तो कई लोगों को लगता है कि मैं ईमेल आईडी डाल रहा हूं तो इसका मतलब मैं रूट यूजर, ऐसा नहीं।
आप आई एम यूजर पे भी आप एक नाम न डालकर आप एक पूरा उसका ईमेल आईडी मतलब उसका जो फुल्ली डोमेन नेम है वो भी डाल। ठीक है, तो लोगों को लगता है कि बहुत सारे लोगों को ऐसा आइडिया नहीं है कि ये फुल्ली क्वालिफाइड डोमेन नेम है या फिर ये एक ईमेल आईडी का नाम है, ऐसा नहीं समझ में आता है। इस वजह से उन्हें लगता है कि हमें रूट यूजर। तो कभी भी अगर आपको चेक करना हो कि यू आर द रूट यूजर और यू आर द आई एम यूजर, ऑलवेज लॉग इन एंड चेक आई एम। ठीक है, डैशबोर्ड पे आते हैं। आईएम की सर्विस पे डैशबोर्ड पे आते हैं। हम अख्तर नाम का जो नया यूजर बनाए थे उससे हम कर। यहाँ पर देखो जैसे आप आओगे ऐड मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन फॉर योरसेल्फ। आप अपने लिए मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं अपना मोबाइल पे। आपको एक कोई सा भी ऐप माइक्रोसॉफ्ट ऑथेंटिकेटर गूगल ऑथेंटिकेटर ऐड कर लेना है और उसके बाद आप यहाँ पे एक नाम डाल दो। मान लो कि आप डालना चाहते हो माइक्रोसॉफ्ट, है ना, अख्तर के लिए आप डालना चाहते हो। और यहाँ पर आपको सिलेक्ट करना है पास की का ऑप्शन है। उस तरह से हार्डवेयर टोकन का भी ऑप्शन है। आप ऑथेंटिकेटर ऐप जो मोबाइल पे ज़्यादातर यूज होता है उसे यूज करके आप नेक्स्ट कर सकते हो। उसके बाद यू नीड परमिशन, क्योंकि हमने सिर्फ एक्सेस का परमिशन दिया है तो ऑब्वियसली नहीं है। आप देख सकते हो कितना सिक्योर है कि आप अपने अकाउंट पे भी आप नहीं कर सकते चीज़ें। तो आपको वहाँ पे जाकर रूट यूजर पे जाकर आपको जो अख्तर जो आपने अकाउंट बनाया है उस पर आपको परमिशन देनी पड़ेगी, वरना आप रूट यूजर से भी डायरेक्टली कर सकते हो। रूट यूजर से भी ऑथेंटिकेशन आप मतलब मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करा सकते हो उसका, या तो उसे परमिशन दे। ठीक है, तो कई सारी चीज़ें यहाँ पर ऑप्शन अवेलेबल है। और दूसरी एक बात यहाँ पे इम्पोर्टेंट सबसे पहला है कि आपको मैंने जो बताया रूट यूजर जब भी आप बनाओगे तो उसका सबसे पहले बजट सेट करना है जो हमने कल देखा था। साथ साथ आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन करना है। रूट यूजर को आपको यूज नहीं करना है जनरल काम के लिए। आप उसके बाद भी आप ही एडमिनिस्ट्रेटर आप ही ऑनर हो फिर भी आप एक आई एम यूजर बनाओगे। आई एम यूजर को एडमिनिस्ट्रेटर का राइट दोगे और उसके बाद भी उस पर आपको मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल करना है। एक बार बजट सेट कर देते हो तो जरूरत नहीं है कि सारे अकाउंट में आपको बजट सेट करने की, क्योंकि आपका जो बिलिंग होगा वो रूट यूजर के ऊपर बिलिंग होगा। आपने एक रूट यूजर एक आपका जो अकाउंट है उसमें आपके नंबर ऑफ समझ लो 20 आपके आई एम यूजर हैं। वो आई एम यूजर जितना भी यूज करेंगे वो टोटल कॉन्सिडरेट होके मतलब कमुलेट होके आपको बिल दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि सारे आई एम यूजर का अलग अलग बिल दिखाएगा। ठीक है, मतलब 1 मीटर कनेक्शन है उसके बाद इतने सब मीटर्स लगे। बिल आपको इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट आपको ही देगा कि सारे के नाम। ऐसा नहीं कि अलग अलग देगा, बिकॉज दे आर द सब मीटर, गवर्नमेंट ने नहीं लगा। ठीक है, तो ये करना बिल्कुल कंपलसरी है। एमएफए करना बिल्कुल ना भूलें। जैसे अकाउंट बने फटाक से लॉगिन करो, एमएफए सबसे पहले इनेबल करो, क्योंकि अगर आपके अकाउंट का यूजर नेम पासवर्ड कंप्रोमाइज हो जाए यू नो दैट कि आपको कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। ठीक है, तो मैं इससे लॉग आउट कर लेता हूँ। ठीक है, इसमें कोई जरूरत वगैरह नहीं है। सो लेट्स साइन आउट। अब मैं यहाँ पे एक आई एम यूजर से लॉग इन करूंगा। जो आई एम यूजर जो है मेरा वो उसे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। अब मैं रूट यूजर से लॉग इन नहीं करूँगा। साइन इन। आई एम यूजर का अकाउंट ही है, एलियास नेम सेम है। ठीक है, मेरा जो आई एम यूजर है एक डॉक्टर नाम से है और उसका मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। पासवर्ड कभी किसी को बताना नहीं है। फिर भी मेरा मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन इनेबल है यहाँ। साइन इन तो मुझे एमएफए मांगेगा, मुझे से एमएफए डालना पड़ेगा। ये मैं आई एम यूजर से लॉगिन हुआ जिसे एडमिनिस्ट्रेटिव राइट। ठीक है, मैं अगर आई एम की सर्विस में आ जाऊं तो यू कैन सी सिक्योरिटी रिकमेंडेशन कुछ भी नहीं है क्योंकि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑलरेडी मेरा इनेबल्ड। और यहाँ पे जाके आप देखेंगे भी तो यू आर द आई एम। ठीक है,
अब मैं यहाँ पे यूजर्स पे जाकर इस यूजर्स को डिलीट कर सकता हूँ जो अख्तर नाम से मैंने बनाया है। और यहाँ पर मैं जैसे कि अगर मैं इसे सेलेक्ट कर लूँ, सो यू हैव द ऑप्शन ऑफ मल्टीफैक्टर ऑथेंटिकेशन। ठीक है, फिलहाल मुझे इस अकाउंट की ज़रूरत नहीं है, तो बेटर टू डिलीट दिस। और यहाँ पे कंफर्म लिखना पड़ता है क्योंकि ये बोलता है कि आप डिलीट कर रहे हैं, एक बार फिर से कंफर्म लिख दो, वही मैं डिलीट करने दूंगा तो कंफर्म, बिकॉज ताख्तर हैज द एडमिनिस्ट्रेटिव राइट, तो ताख्तर से डिलीट कर सकता है यूजर को, तो मैंने डिलीट कर। इज दैट क्लियर? ठीक। अब जैसे कि रोल्स पे आने से पहले एक चीज और मैं बताता हूँ आपको। क्लाउड पे AWS के पास ने कुछ सिस्टम्स बनाई, जैसे चीजें हैं रीजन, अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, ये दो चीजें मैंडेटरी चीजें बनाई है, अवेलेबिलिटी जोन। तो अगर आप यहाँ पर जाकर देखोगे, जैसे कि गूगल पे भी अगर जाते हो, लेट्स गो टू द गूगल और AWS जोन करके सर्च करो या फिर रीजन करके सर्च करो, आपको पेज खुल जाएगा अमेजोन का इंफ्रास्ट्रक्चर। तो आप देख सकते हो कि AWS के कई सारे रीजन है। रीजन इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि एक डेटा सेंटर, मल्टीपल डेटा सेंटर मिलकर भी एक रीजन बन सकता है। ठीक है, एक एरिया है जहां पर एक बहुत बड़ा एरिया है, तो हायर किया गया है, वहां पे एक डेटा सेंटर बनाया। तो नॉर्थ अमेरिका में आप देख सकते हो कई जगह हैं। नॉर्थ वर्जीनिया इनका मेन यही ऑफिस था, यही सबसे मेन है उनका नॉर्थ वर्जीनिया पे। और उस तरह से इंडिया पे भी अगर आप देखना चाहो, इंडिया पे भी दे हैव अवेलेबिलिटी। यहाँ भले आपको तो आपको यहाँ भी दिखेगा, यू कैन सर्च हियर, ग्लोबल पे जाकर अगर आप देखोगे तो यू हैव द ऑप्शन फॉर दैट। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे इंडिया का भी दिखता है, आई थिंक एशिया में मुंबई पे भी है और हैदराबाद पे भी। लेकिन हैदराबाद का मुझे ऑप्शंस नहीं दिखाता क्योंकि मेरा अकाउंट्स थोड़ा नया है। बाकी लोगों का पुराना जो है उनके यहाँ पे मैं हैदराबाद वगैरह भी देखा हूँ। तो सबसे पहले चीज़ एक रीजन है। रीजन एक डेटा सेंटर, बड़ा सा एक डेटा सेंटर है जहाँ पर रीजन है, और उसके अंदर भी उन्होंने डिवाइड कर रखा है। ठीक है, इन द सेंस कि उन्होंने कहा कि मुंबई पे हमारा रीजन है, यानी मुंबई एक सिटी है, बड़ा सा सिटी है, वो हमारा रीजन है, वहां पर हमारा AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल। अब जरूरी नहीं है कि मुंबई पे सिर्फ एक ही लोकेशन पे होगा, मुंबई के अंदर कई सारे लोकेशन हो सकते हैं, कोई बोरीवली, बांद्रा वगैरह, एवरीथिंग जो मुंबई का नाम है। ठीक है, वो सब जगहों पर भी आपका AWS का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है। तो मुंबई को कह दिया रीजन, और उसके अंदर जितने भी जो अलग अलग सेंटर, बोरीवली, बांद्रा वगैरह पे जो भी उनका इंफ्रास्ट्रक्चर रहा, उन्हें कह दिया उन्होंने अवेलेबिलिटी जोन। ठीक है, तो जब भी आप कोई मशीन वगैरह जो भी काम करोगे तो यू हैव द ऑप्शन टू सेलेक्ट ऑलवेज कि आप किस रीजन में चलाना चाहते हैं। आप मुंबई में चलाना चाहते हैं, या इंग्लैंड में चलाना चाहते हैं, आप यूएस में चलाना चाहते हैं, यूएस में कहाँ चलाना चाहते हैं। ठीक है, न्यूजीलैंड में चलाना चाहते हैं, कहाँ चलाना चाहते हैं, यू हैव द ऑप्शन। ठीक है, बेस्ड अपॉन आवर बिजनेस रिक्वायरमेंट, कि हमारा मान लो ऐसा है कि हमारा जो कस्टमर है वो यूएस में ही है, तो वाई वी विल रन द मशीन इन द मुंबई, है ना। हमें वेब सर्वर वगैरह होस्टिंग करना है तो हम मुंबई में क्यों करेंगे, हम यूएस में करेंगे क्योंकि फिजिकल डिस्टेंस कम पड़े, राइट। तो उस तरह से चीजें हैं कि यू हैव द एबिलिटी टू फर्स्ट टू सेलेक्ट द रीजन। रीजन के बाद ऐसा नहीं है कि एक सिटी में एक ही इंफ्रास्ट्रक्चर हो, नंबर ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर हो सकते हैं, और उन सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को उन्होंने एबिलिटी जोन कहा। बात क्लियर होगी। और एक चीज है, एज लोकेशन। अब एज लोकेशन क्या है? एज लोकेशन ऐसा है कि जहां पर आप मशीन वगैरह रन नहीं करते। अगर मैं थोड़ा सा चीजें आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, यहीं पर ही। ठीक है,
जो एज लोकेशन कह रहे हैं, एज लोकेशन का आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं होगा कि वहां पर जाकर आप मशीन रन कर सकते, मशीन रन करने का ऑप्शन नहीं, या फिर आपको कोई सिलेक्ट करने का ऑप्शन नहीं। ठीक है, एज लोकेशन का काम ऐसा है कि जैसे कि मान लो कि हमारा जो इंडिया है, ठीक है, और मैं कोलकाता पे अपना सर्वर, कोलकाता पे तो अवेलेबल नहीं है, मैं मुंबई ले लेता हूँ। ठीक है, हमारा मुंबई पे हमने अपना वेबसाइट लॉन्च किया है। ठीक है, हमारा बढ़िया चल रहा है ये चीज़, और कुछ ऐसे वीडियो वगैरह कुछ इंफॉर्मेशन कंटेंट है जो अवेलेबल है हमारे वेबसाइट पे। सम पीपल आर ओपनिंग फ्रॉम द कोलकाता। ठीक है, तो कोलकाता पे अगर एज लोकेशन हो तो मैं वहां पर कैच कर सकता हूँ। जैसे कि वेबसाइट पे जो भी वीडियोस वगैरह अवेलेबल है, एवरीबडी इज गोइंग टू द मुंबई सर्वर एंड गेटिंग द फेच रिपोर्ट, उन्हें रिपोर्ट फेच कर रहे हैं वो डेटा। तो इंस्टेड ऑफ क्या करें कि अगर यहाँ वेस्ट बंगाल साइड से कोई भी अगर मेरा वेबसाइट खोलना चाहे तो मैं कोलकाता को एज लोकेशन डिक्लेयर कर सकता हूँ। तो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम जो भी खोलेगा तो कोलकाता की जो एज लोकेशन है वहां पर जो वेबसाइट की जो डेटा है वो सारी फेच हो जाएगी। उसके बाद जो भी वेस्ट बंगाल से खोलेगा तो दे कैन नॉट गो टू द डायरेक्टली टू द मुंबई सर्वर, तो कोलकाता के थ्रू ही उनका वेबसाइट ओपन। तो ये काम होता है एज लोकेशन का। आगे चल के देखेंगे, इसके बारे में लैब भी हम करेंगे। फिलहाल मुझे थोड़ा सा बताना था आपको, इसलिए मैंने एक मोटा मोटा एग्जाम्पल देकर आपको समझाया। बात क्लियर है यहाँ पे जोन का? तो जोन का जहाँ पे जो है जोन और रीजन का यहाँ कंसेप्ट वही है कि यू हैव टू रन द मशीन्स, और जो भी चीज़ें सर्विसेज आप वहाँ चलाओगे यू हैव द ऑप्शंस कि आप कहाँ चलाना चाहते हो। फॉर एग्जांपल आपके पास यूएस में ब्रांच है, एंड व्हाई शुड यू विल रन द एडीसी और सीडीसी, मान लो चाइल्ड डोमेन कंट्रोलर या फिर आरओडीसी, रीड ओनली डोमेन कंट्रोलर, आप मुंबई में क्यों चलाओगे? यूएस पे ब्रांच है तो यूएस में ही चला लो रीड ओनली डोमेन कंट्रोल। ठीक है, सामने पड़े, उसके साथ आप अपना और ब्रांच ऑफिस को इंटीग्रेट करो। ये तो डेटा सेंटर ही है ना, क्लाउड में। ठीक है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने की आपको जरूरत नहीं पड़ी। वर्ल्ड वाइड अगर आप देखो कि आप कहीं पे भी लॉन्च करना चाहते हो, तो अगर ऑन प्रेमिसेस आप चलो तो कितना दिक्कत है। आपका मान लो ऑफिस है बैंगलोर पे, हेड ऑफिस, तो बैंगलोर पे चलो आपने डेटा सेंटर अपना बनाया, नाउ यू वांट टू लॉन्च इन द दिल्ली। ठीक है, अब दिल्ली पे भी एक आपको छोटा मोटा डेटा सेंटर बनाना पड़ेगा। सपोज कर लो आप अदर कंट्री जाना चाहते हो, आप यूएस चले गए। ठीक है, यूएस पे एक बहुत बड़ा ऑफिस खोल रहे हो न्यूयॉर्क वगैरह पे, राइट? तो आप का डेटा सेंटर समझ कर लो बैंगलोर से आप लिंक करोगे यूएस में, कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा, डिले का चांसेस हो सकता है। इट्स बेटर कि आप न्यूयॉर्क पे आप क्लाउड पे चले जाओ। अब क्लाउड पे जाने के बाद आप वहाँ पे अपना आरओडीसी चला, क्योंकि एडी तो ऑलरेडी आपके पास डेटा सेंटर में अवेलेबल। ठीक है, अपने आरओडीसी चला दिया, आपका जो वहाँ पे जो ब्रांच है वो कनेक्ट हो गया उसके साथ, अपना एडी को आरओडीसी के साथ इंटीग्रेट कर, सिंपल चीज़ है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट आपका बहुत ज़्यादा बन, क्योंकि यूएस में फिर प्रॉपर्टी परचेज करना इट्स अ वेरी बिग हेडेक। ठीक है, आप इंडियन सिटीजन हो और जाके वहाँ प्रॉपर्टी परचेज करना, रेंट लेना, सब कुछ करना, इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस। तो बेटर कि आप क्लाउड पे चल जाओ, कोई पूछने वाला नहीं, चला लो मशीन, क्या दिक्कत है? ठीक है, तो ये था रीजन और एबिलिटी जोन के बारे में। दूसरा चीज है यहाँ पर, अगर आप आई एम यूजर्स पे देखेंगे तो आई एम यूजर पे जो भी आप यूजर बना रहे हो वो कोई स्पेसिफिक रीजन में नहीं बन रहा, बिकॉज यू कैन सी हियर यू हैव द ऑप्शन ऑफ ग्लोबल यूजर्स। आपका एक अकाउंट बना इस आईडी से, अब इस आईडी के अंदर जितने भी यूजर्स होंगे वो सारे ग्लोबली अवेलेबिलिटी, यानी आपका एक अकाउंट है, दिस इज योर अकाउंट। अब इस अकाउंट के थ्रू आप मान लो नॉर्थ वर्जीनिया में एक EC2 रन कर रहे हो, यूरोप में कहीं कर रहे हो, है ना, यूरोप में कहीं कर रहे हो, मान लो आप मुंबई में कर रहे हो।
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो यूजर यहाँ अवेलेबल है वो यूजर आपको नॉर्थ वर्जीनिया के लिए अलग एक यूजर बनाना पड़ेगा, सेम यूजर। ठीक है, यूरोप के लिए भी अलग यूजर बनाना पड़ेगा। ठीक है, मान लो एक ही यूजर जो एक्टिव करेगा, मान लो ए नाम का एक यूजर है, ए नाम का एक यूजर आपको नॉर्थ वर्जीनिया में जाकर बनाना पड़ेगा, ए नाम का यूजर आपको यूरोप में बनाना पड़ेगा, ए नाम का यूजर आपको मुंबई में बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। आप जो यूजर बनाओगे, यूजर कैन एक्सेस टू एनीबडी। नॉर्थ वर्जीनिया में मशीन चले, आपको यूरोप में चले, मुंबई में चले, आपके अकाउंट से अगर लिंक है मशीन्स, देन यू कैन इजिली गो एंड एक्सेस। जो भी करना है आप कर सकते हो, बाकी आपके ऊपर है पॉलिसी बनाकर क्या राइट देना चाहिए। ठीक है, तो इस वजह से IAM जो है वो ग्लोबली बना। इज दिस क्लियर? ठीक है, अब एक दूसरा चीज आता है जो हमें पढ़ना था, रोल के बारे में। ठीक है, रोल इन द सेंस यहाँ पे क्या है कि जैसे कि यहाँ पर जो आर्किटेक्चर है बहुत ही बेटर आर्किटेक्चर है IAM मतलब क्लाउड का। सारी चीजें आपको दे रखी है, ऐसा नहीं कि ये चीजें ऑन प्रेमिसेस नहीं होती, ऑन प्रेमिसेस भी होती है। आपने एक मशीन रन करी है, मान लो विंडो सर्वर 2022 रन करा है, वेबसाइट आपने होस्ट कर। अब इस वेबसाइट के लिए कई सारे वीडियोस वगैरह चाहिए, तो जरूरी नहीं है कि आपने जो मशीन रन करी है आपने वीडियो आप उस वहीं रखोगे। यू हैव द सैन स्टोरेज एरिया नेटवर्क, वहां पर आपकी वीडियो अवेलेबल है, और वेबसाइट जो है उसमें आपने HTML प्रोग्राम वगैरह लिख रखा है और कॉल करवा लिया है ये सारे वीडियोस को, तो वो वीडियो अवेलेबल हो जा रही है वेबसाइट। फाइन, ऐसा ही चलता है आर्किटेक्चर, हमने देखा भी ऑन प्रेमिसेस। ठीक है, तो आप चाहो तो यू कैन मेक इंटरफेसेस पे आप पॉलिसी वगैरह बना सकते है ना, कि वेबसाइट को ऑप्शंस है सैन पे जाने का, बट वेबसाइट को एक्सेस नहीं है कि वो DBMS पे चला जाए, डेटाबेस मैनेजमेंट सर्विस। ठीक है, ओपन खाते पे हम लोग आर्किटेक्चर नहीं छोड़ते, कि ऐसा ना हो कि वेबसाइट का एक सर्वर है, वो सर्वर से आप किसी भी नेटवर्क को, किसी भी अपने सर्विस को या फिर किसी भी सर्वर को पिंग कर सकते हो या फिर एडिशनल कुछ भी कर सकते हो। वी कुड नॉट, हम नहीं देते, ये सिक्योरिटी का पार्ट। क्योंकि अगर वेबसाइट वाला जो सर्वर है वो कंप्रोमाइज हो गया तो एनीबडी अवेलेबल हियर, और इसके पास, इस सर्वर के पास, सारे सर्वर के पास जाने का एक्सेस है, तो ये जा सकता है। तो यहाँ पर भी सेम है चीजें कि इफ यू आर रनिंग EC2 इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड, जिसे वर्चुअल मशीन कहते हैं, इसे यहाँ पे EC2 कहा गया है। इफ यू आर रनिंग द EC2 एंड यू हैव द स्टोरेज दैट्स कॉल्ड एज S3। ठीक है, स्टोरेज पे चीजें आपकी अवेलेबल है, वीडियो वगैरह अवेलेबल है। व्हेन यू वांट योर वेबसाइट टू टेक द वीडियो टू शो इन द वेब पेजेस, तो आपको एक ग्रुप बनाना, मतलब आपको ये रोल बनाना पड़ेगा। सबसे पहले रोल बनाने के बाद आप इस EC2 मशीन को, आप इस रोल को अटैच कर सकते हो कि यस यू आर अलाउड टू गो टू द S3, अदरवाइज इट इज नॉट अलाउड। हमारा ऑन प्रेमिसेस में जो हम विंडो सर्वर वगैरह बनाते थे, बाय डिफॉल्ट ऑल अलाउड था, सब अलाउड था। उसके बाद फिर हम उसमें पॉलिसी वगैरह बनाकर हम उसे रिस्ट्रिक्ट कर सकते थे। यहाँ पे बाय डिफॉल्ट नॉट अलाउड है। इफ यू वांट अलाउ, यू कैन अलाउ बाय मेकिंग द रोल। रोल के अंदर भी आप पॉलिसी बना सकते हो, पॉलिसी अटैच करते हो, उसके बाद आप रोल बनाते हो। ठीक है, तभी आपकी वेबसाइट, आपकी जो सर्वर है EC2 आपकी जो सर्वर है, वो सर्वर पे जो वेबसाइट आपने लॉन्च कर रखा है, तो ही वो वेबसाइट S3 से जाकर वीडियो वगैरह उठा पाएगा, अदरवाइज वो नहीं उठा पाएगा। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट एवरीथिंग इज नॉट अलाउड। इफ यू वांट टू अलाउ, यू हैव टू मेक अ रोल एंड देन यू हैव टू अटैच विद योर EC2 मशीन, और उसके बाद ये अलाउ। आपको टेंशन लेने की इसकी जरूरत नहीं रोल वगैरह के बारे में। IAM में नेटवर्क इंजीनियर का ज्यादा काम नहीं है। हम पढ़ रहे हैं इसलिए क्योंकि भाई एक नॉलेज होना चाहिए, नॉलेज लेने में कोई बुराई नहीं। ये सारा काम आपका सिस्टम एडमिन वगैरह करता है। तो सिस्टम एडमिन में भी चीजें अपडेट हो गई, वो भी AWS सीख। ठीक है, वो सारा काम करते हैं सर्वर इंजीनियर्स और सिस्टम एडमिन, डेस्कटॉप सपोर्ट इंजीनियर, वो भी सीखते हैं, और वो मेनली फोकस आपके IAM में करते हैं।
उसे EC2 वगैरह से कोई लेना देना नहीं। हमारे जैसे VPC है तो VPC पे हम ज़्यादा फोकस रहें, नेट वगैरह है, हमारा DNS है, Route 53 है, हमारा VPN है, उस पर हम ज़्यादा फोकस रहें। बाकी IAM वगैरह वही देखते हैं, लेकिन हमें थोड़ा बहुत जानना है, इस वजह से हम देख रहे हैं। तो एक तो सीधा सीधा एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर आपको रोल के बारे में। एक दूसरी चीज़ और भी है, जैसे कि यू हैव वन AWS अकाउंट, यू हैव द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि मान लो अगर आप एक कंपनी है हो, अ, जैसे कि मान लो विप्रो हो, और एक कंपनी HCL है, इन दोनों का AWS पे अकाउंट है, ठीक है। कोई ऐसा प्रोजेक्ट वो कर रहे हैं गवर्नमेंट वगैरह की, या फिर कुछ एडिशनल प्रोजेक्ट जिसमें दोनों कंपनी इन्वॉल्व प्रोजेक्ट कर रही है, ठीक है। उस केस पे मान लो एक यूजर अवेलेबल है HCL के पास, तो ऑलरेडी उन्होंने अपने AWS अकाउंट में अपने एम्प्लॉयज के लिए यूजर नेम पासवर्ड बनाया होगा, ठीक है। और विप्रो वाले ने भी अपने एम्प्लॉय के लिए यूजर नेम पासवर्ड बनाया है। अब यहाँ पर एक मशीन चल रही है, यहाँ पर भी मशीन चल, ये जो मशीन चल रही है, इस मशीन में कुछ डाटा वगैरह आप स्टोर करते हो, ठीक है। वो डेटा वो ऐसा है कि वो इस प्रोजेक्ट, जो प्रोजेक्ट ए आपने लिया है उसके लिए, और उसके लिए आपने मशीन चला रखी है। अब इस मशीन का एक्सेस ओनली ऑन विप्रो एम्प्लॉय को ही हो पाएगा, बिकॉज HCL के जो एम्प्लॉयज हैं उनका तो अकाउंट ही नहीं है यहाँ, बिकॉज दिस इज अ डिफरेंट AWS अकाउंट, ठीक है। जैसे AD में आपके पास दो डोमेन अलग अलग है, एक अख्तर.लोकल, और एक अलग से आपने सर्वर चला लिया है जिसमें ताबिश.लोकल। अब ताबिश.लोकल का जो यूजर है वो अख्तर.लोकल में थोड़ी जाता है। हाँ, ये बात अलग है, आपने CDC वगैरह बना रखी है, ट्रस्ट रिलेशनशिप बना रखी है, तो एक अलग बात। लेकिन यहाँ ट्रस्ट की बात नहीं हो रही, दोनों सेपरेट कंपनीज, मिली जुली कंपनी नहीं, ठीक है। ट्रस्ट रिलेशन बना सकते हैं, CDC वगैरह क्यों बनाएंगे, ये ऑब्वियसली बात है, नहीं बनाएंगे, क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने एम्प्लॉइज की यूजर नेम पासवर्ड बना रखी है, तो बार बार के नया प्रोजेक्ट के लिए फिर से यूजर नेम पासवर्ड बनाने बैठेंगे क्या? नहीं बैठेंगे ना। तो ऑलरेडी उनके पास एम्प्लॉय है जिनका यूजर नेम पासवर्ड बना हुआ है, उन्हें AWS का पॉलिसी वगैरह लगी हुई है। उस तरह से विप्रो के पास भी एम्प्लॉयज है, उनके पास भी यूजर्स पासवर्ड बना हुआ है, और उनके एम्प्लॉयज को भी पॉलिसी वगैरह अटैच है। तो अब वो चाहते हैं कि कुछ जो एम्प्लॉय जो इस प्रोजेक्ट में मूव कर गए हैं, जो काम कर रहे हैं, उन्हें ऐसा हो कि HCL पे जो EC2 या जो भी सर्विसेज चल रही है उसका एक्सेस मिले, सिर्फ उसी का एक्सेस मिले, बाकी चीजें जो HCL की जो इंटरनल है उसका एक्सेस ना मिले। उस तरह से HCL के जो एम्प्लॉय है उन्हें विप्रो का एक्सेस मिले, सिर्फ और सिर्फ इस सर्विस का एक्सेस मिले, बाकी सारी कोई सर्विसेज वगैरह वो नहीं दिख पाए। तो यू हैव टू डू द रोल, आप रोल असाइन करके आप दूसरे जो कंपनी है, HCL कंपनी है, उसके जो यूजर्स और अवेलेबल है, जो एम्प्लॉय अवेलेबल है, उन्हें भी इस मशीन का एक्सेस दे सकते। यू कैन थिंक अबाउट एक अकाउंट जो आपके एक यूजर नेम पासवर्ड, यानी एक IAM यूजर विच इज नॉट अवेलेबल इन द AWS अकाउंट ऑफ योर कंपनी, और वो IAM यूजर को आप अपने स्टेंस का या फिर EC2 का जो भी मान लो, ठीक है, एक्सेस दे सकते हो बाय यूजिंग द। तो कितनी सारी चीजों का ध्यान रखा गया है, हम प्रैक्टिकल करके नहीं देखेंगे ये रोल वाला, ये फिर पूरी तरीका से आपका चला जाएगा उस साइड पे। थोड़ा बहुत मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर यू हैव द ऑप्शंस अवेलेबल। जैसे कि अगर आप यहाँ जाओगे तो यू कैन गो टू द रोल एंड क्रिएट रोल, AWS सर्विस। इन साइड सर्विस के लिए जो मैंने आपको बताया कि मान लो EC2 को आपको S3 का स्टोरेज अगर देना है, तो आप यहाँ क्लिक करोगे AWS सर्विस इन साइड के लिए, ठीक है। EC2 के लिए बनाना चाहते हैं, यूज केस जो भी आपको देना है, नेक्स्ट करो, ठीक है। इससे जो पॉलिसी अटैच करनी है आप पॉलिसी अटैच कर सकते हो, या फिर खुद से पॉलिसी बना भी सकते हो। ये तो हो गया एक सिंपल सी चीज, लीव करेंगे। दूसरा एक चीज है AWS अकाउंट। व्हेन यू गो टू द AWS अकाउंट, आप मान लो ये मैं विप्रो कंपनी, ठीक है, मैं HCL वाले को एक्सेस देना चाहता हूँ, तो यू कैन गो टू द अनदर AWS अकाउंट। तो यहाँ पे HCL कंपनी का जो आपके पास AWS अकाउंट है वो डालकर यहाँ पे एक रोल बनाकर, रोल के थ्रू उस IAM यूजर को आप एक्सेस अपना EC2 का दिला सकते हैं, ठीक है। सो नो नीड टू गो फॉर दिस वन, आपको कोई बोलेगा भी नहीं, बिकॉज यू आर फ्रॉम द नेटवर्किंग बैकग्राउंड।
आपको थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए कि ऐसा होता है, इस पॉसिबल, तो ये पता होना चाहिए। ठीक है, इस वजह से हम देख रहे हैं। आई होप द पॉइंट इज क्लियर है। ठीक है, तो बेस्ट प्रैक्टिस जो आईएम का है, जो यहाँ पे भी मैंने लिख दिया है, पहला रिकमेंडेशन। सबसे पहले कि अगर आप रूट यूजर बनाते भी हो एंड यू आर द ओनर, देन उसके बाद भी आपको एक आईएम यूजर बनाना है अपने लिए, उसी से आपको डेली के टास्क करने। इनेबल मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन, यूज लिस्ट प्रिविलेज, मतलब जितना जरूरत है उतना ही एक्सेस देने बैठो। सबको एक्सेस देने की जरूरत नहीं है, सबको एडमिनिस्ट्रेटर बनाने की जरूरत नहीं है। यूज आईएम ग्रुप्स, ग्रुप्स बनाकर पॉलिसी वगैरह अटैच करो, ज़्यादा इजी रहता है, ऑर्गेनाइज वे पे रहता है। अभी तो फिलहाल मान लो अगर आप सोचोगे कि चलो मेरे पास तो 4 ही एम्प्लॉय हैं एडब्ल्यूएस वाले, तो मैं क्या करता हूँ, सारे यूजर को अलग अलग बना देता हूँ, उन्हें एक एक करके एक्सेस दे देता हूँ। लेकिन जैसे जैसे कंपनी ग्रो करेगी, यू हैव द हेडेक। ठीक है, इस वजह से ऑर्गेनाइज वे पे ही चलना चाहिए। जैसा हम एडी पे चल रहे थे, सेम आपको वैसा ही चलना है आईएम के बारे में। यूज आईएम रूल्स, ऑप्शन से आपके पास जो बता रहा है, इजी टू लेमडा क्रॉस अकाउंट एक्सेस। क्रॉस अकाउंट एक्सेस इसी को कहते हैं, जो हम देख रहे थे कि दो विप्रो के पास है और एचसीएल कंपनी है, दो कंपनी आपस में एक प्रोजेक्ट कर रही है, दोनों का डिफरेंट अकाउंट है, तो उसी को क्रॉस अकाउंट एक्सेस कहते हैं। कि एक अकाउंट जो अवेलेबल ही नहीं है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरे किसी कंपनी में अवेलेबल है आईएम अकाउंट, उस आईएम अकाउंट को अपने EC2, अपने भी कोई भी सर्विस का, अगर EC2 ही नहीं किसी भी सर्विस का अगर आप एक्सेस देना चाहते हो तो रूल के थ्रू आप दे सकते हो। ठीक है, यूज पॉलिसीज, पॉलिसीज आप बना सकते हो टू कंट्रोल एक्शन, आप अपने से भी बना लो। फुल एक्सेस और रीड ओनली एक्सेस तो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप खुद से भी मॉडिफाई वगैरह कर। बात क्लियर हो गई यहाँ? कोई डाउट है आईएम यूजर में, आईएम के बारे में, आइडेंटिटी एक्सेस मैनेजमेंट, तो आप पूछ सकते हो। बाकी फिर नहीं तो हम आज EC2 थोड़ा बहुत देखेंगे, EC2 आज खत्म नहीं होगा, बाकी चीजें हम EC2 का थोड़ा बहुत चीजें हम देखेंगे। तो डाउट है तो आईएम को पूछो। कोई डाउट नहीं? एडी से रिलेट कर लिया आपने? हम्म। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, एडी अगर आप किसी को अच्छा सा आता हो तो फिर आईएम में कोई दिक्कत नहीं। सही। ठीक। तो EC2 पे चलते हैं। EC2 स्टैंड्स फॉर इलास्टिक कंप्यूट क्लाउड। यहाँ थोड़ा नाम फैंसी रखा गया है। EC2 नथिंग बट अभी वर्चुअल मशीन, आप एक वर्चुअल मशीन रन कर रहे हैं, बस यही है EC2। नाम थोड़ा सा फैंसी रखा है AWS वालों ने, सारी चीज़ों के साथ इलास्टिक ऐड कर दी। इलास्टिक ऐड करने का उनका रीज़न यही है कि आप पीएम को फर्दर एक्सटेंड कर सकते हो, दैट्स ऑप्शन इज ऑलवेज अवेलेबल। इस वजह से सारी चीज़ों पे उन्होंने इलास्टिक इलास्टिक ऐड कर दिया। और यहाँ पर वीएम को वीएम नहीं कहते, यहाँ पे स्टेंस कहते हैं। ज़्यादातर लोग आपको AWS वाले EC2 कहेंगे, कुछ लोग स्टेंस भी कहेंगे, स्टेंस रन कर दो। ठीक है, EC2 स्टेंस रन कर दो, ये कहते हुए आपको मिलेंगे। वीएम नहीं कहते हैं AWS वाले, बाकी आपके क्लाउड में अगर आप एजब्योर और गूगल क्लाउड देखोगे तो वहाँ वीएम ही कहते हैं, वर्चुअल मशीन। और वर्चुअल मशीन जो कंसेप्ट आया है वर्चुअलाइजेशन से आया था, आपको पता है कि VMware वगैरह आपको वर्चुअल मशीन कहते हुए मिलेगी। ठीक है, तो AWS पे अगर काम हो रहा हो तो बेटर यू कैन कॉल द EC2 इंस्टेंसेस, नॉट टू द VM। ठीक है, वरना लोग आपको समझेंगे कि इसे इसने AWS वगैरह पढ़ा नहीं है, इस वजह से ऐसे बातें कर रहा है। ठीक, तो आज फिलहाल हम EC2 पे बहुत ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, आज सिंपल हम EC2 ऊपर ऊपर देखेंगे। कल फिर हम थोड़ा डीप ड्राइव करेंगे उस पर, आज हम रन करके देख लेंगे EC2 कैसा होता है। ठीक है, तो EC2 के लिए जाने के लिए आपको यहाँ ऑप्शंस है, यू कैन सर्च इट EC2 और आप इंटर करो। क्योंकि ये अकाउंट मेरा एडमिन अकाउंट है, तो यहाँ से मैं स्टेंस वगैरह सारी रन कर सकता हूँ। आपको पढ़ना है तो आप यहाँ पर इसकी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह भी अवेलेबल हैं, ट्यूटोरियल वगैरह अवेलेबल है EC2 के बारे में, आप इसे ओपन करके पढ़ सकते हो। जो आपको चीज़ें, क्योंकि धीरे धीरे चीज़ें वो अपडेट करते रहते हैं, की पेयर वगैरह सारी चीज़ें के बारे में बताया गया है, क्या है नहीं है, आप यहाँ से भी थोड़ा पढ़ सकते हैं।
बाकी मैं तो आपको दिखाऊंगा ही फिलहाल आपको। ठीक है, तो EC2 पे आप जाते हो। EC2 पे जाने के बाद आपको जो मशीन VM रन करनी है, सबसे पहले ये सिलेक्ट करना है कि आप किस रीजन में करना चाहते हैं। अभी फिलहाल हम एबिलिटी जोन पे नहीं डिस्कस करेंगे, रीजन पे कर रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हो यूरोप में स्टॉकहोम ऑलरेडी सिलेक्टेड है, एंड आई हैव समथिंग ऑप्शंस कि मे बी इंडिया पे कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हो। मुंबई ही अवेलेबल है मेरे पास। ठीक है, और हैदराबाद अवेलेबल नहीं है। मुंबई पुराना इनका रीजन है, तो इस पे शायद मशीन मुझे कम मिलेगी फ्री टायर वाली, क्योंकि फ्री टायर वाली मशीन स्टॉकहोम में मैंने देखा था कि अवेलेबल थी यूरोप में। जैसे कि स्टेंस टाइप पे अगर मैं जाऊं, फ्री टायर पे क्या अवेलेबल है, एक बार मैं देख सकता हूँ। तो पुराना डाटाबेस वगैरह दिखा रहा हूँ, ये सब सारी चीज़ें हम रीड कर सकते हैं। एक मिनट में स्टेंसेस पे देख लेता हूँ, फ्री टायर पे क्या अवेलेबल है मेरे पास मशीन। फ्री एजेंट T3 माइक्रो अवेलेबल है, 2 वर्चुअल पावर CPU, 1 GB रैम के साथ अवेलेबल है, फ्री टायर पे। ठीक है, और अगर मैं यही चीज़ अगर मुंबई पे देखूँ, तो मुंबई पे आई होप कि मुझे 1 कोर प्रोसेसर ही मिलेगा, क्योंकि जितना छोटा मशीन आप रन करोगे उतना ज़्यादा वो टाइम भी लेगा आपको प्रोसेस करने में। लेट मी चेक इट डिस्टेंस टाइप में। यस, फ्री टायर में अवेलेबल जो है वो 1 वर्चुअल CPU, 1 GB रैम अवेलेबल। तो ये मशीन थोड़ा स्लो रन करेगा कंपेयर टू द अदर मशीन। ठीक है, तो इस वजह से मैं स्टॉकहोम में चल जाता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है। फिलहाल आप अपने हिसाब से एक रीजन सेलेक्ट कर लेना, स्टॉकहोम आप यूज़ कर सकते हो। वहाँ पे 2 वर्चुअल CPU, 1 GB रैम, थोड़ा सा प्रोसेसिंग फास्ट हो जाता है। यू कैन थिंक अबाउट इट कि आप जो रन कर रहे हो 2 वर्चुअल कोर और 1 GB रैम, तो काफ़ी स्लो प्रोसेसर है ना, स्लो है। बाकी चीज़ें अवेलेबल है यहाँ पे, कई सारे मशीन में भी दिखाऊंगा। और जनरली हम जो GNS पे लैब कर रहे थे, वहाँ पे मैं 2 कोर प्रोसेसर दे रहा था, और साथ साथ में उसे 8 GB रैम दे रहा था। ठीक है, तो इस वजह से वहाँ हमारा प्रोसेसिंग थोड़ा फास्ट चल रहा था। तो यहाँ पर हम जो मशीन है स्टेंस हम रन कर लेंगे, लेकिन स्टेंस के अंदर जैसे मान लो मैं विंडोज सर्वर 2022 रन कर लूँगा, तो विंडोज सर्वर 2022 ऑलरेडी आपको आता है। तो यहाँ पे मुझे ज़रूरत नहीं है कि आपको AD कैसे एक्टिवेट की जाती है, या फिर वेबसाइट कैसे आप होस्ट करोगे, या फिर DNS कैसे आप करोगे कॉन्फ़िगर, या DHCP कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, ये सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने पढ़ रखी। तो जैसा कर रहे थे वैसा ही रहेगा चीज़। बस यहाँ पे मैं आपको स्टेंस रन करना या फिर EC2 रन करना और उसकी नेटवर्किंग, उसकी जो टेक्निक्स है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। बाकी उसके अंदर की चीज़ें ऑलरेडी आपको पता है। एक बार विंडोज सर्वर 2022 अगर खुल जाए आपके सामने अवेलेबल हो, तो क्या आप DHCP कॉन्फ़िगर नहीं कर सकते? बिकॉज यू नो द DHCP कैसे कॉन्फ़िगर करते हैं। क्या आप एक्टिव डायरेक्टरी नहीं बना सकते हो? क्या आप ADC नहीं बना सकते हो, या CDC नहीं बना सकते हो? आपको ऑलरेडी पता है सारी। ठीक है, RDS सर्विसेज, सारी सर्विसेज पता है आपको, WSUS सर्विस, विंडो सर्वर अपडेट सर्विस, सारी सर्विसेज मैंने ऑलरेडी आपको, FTP वगैरह सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा रखी है। ठीक है, तो एक बार विंडोज सर्वर 2022 अगर खुल जाए, तो उसके अंदर की एक्टिविटी मैं नहीं करूँ, है ना, जैसे एज कैसी सर्विस। ठीक है, एज कैसी सर्विस, ये सारी सर्विसेज मैंने ऑलरेडी बता रखी है। ये सारी चीज़ें मैं करके आप फिलहाल आपको नहीं दिखाऊंगा, मैं स्टेंसेस रन करूंगा। बाकी चीज़ें अगर आपको करनी है, सीखनी है, मान लो किसी ने नेटवर्क और सर्वर एडमिन वाली कोर्स मेरे कंप्लीट नहीं किया, तो आप देख सकते हो, दैट प्लेलिस्ट इज कम्प्लीटली अवेलेबल। फाइन। तो स्टेंस रन करने के लिए सबसे पहले आप EC2 पे, मैं फिर से लेके जाता हूँ, EC2 पे आप जाओगे। EC2 पे जाने के बाद आपको यहाँ पे रीजन सेलेक्ट करना है। रीजन याद रखना है कि भाई कहाँ कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि आप रीजन भूल जाओ, फिर आप मशीन खोजते रहो कि मैंने मशीन तो चलाई तो थी, लेकिन फिर मुझे मशीन दिखने दी। और याद रखो कि यहाँ फ्री टायर में सब कुछ हमेशा के लिए फ्री नहीं है, वो हम देखेंगे कॉस्ट ऑफ बजट में, जब हम देखेंगे तो उसके बारे में समझेंगे। ठीक है, तो फिलहाल अभी आपको मशीन चलाना मैं सिखा रहा हूँ। तो आप भी जो लैब करोगे वही करोगे कि मशीन चलाओगे, मशीन चलाने के बाद वापस से उसे टर्मिनेट कर दोगे, बस यही काम करना है, फिर आगे नहीं बढ़ना। ठीक है, क्योंकि आपको जो लैब वगैरह करनी है, मान लो किसी को मन है AD वगैरह करने का, तो आप अपने GNS पे करो। ठीक है, यहाँ मत करो, क्योंकि जब तक हम आपको ये सारी चीज़ें नहीं बताएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगी। ठीक है,
तो EC2 पे गए, EC2 पे जाने के बाद यू हैव द डैशबोर्ड ऑप्शंस, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना है, स्टैंस पे चल जाना है। स्टैंस पे जैसे जाओगे, रीजन आपने सेट कर लिया, स्टैंस पे जाने पे लॉन्च स्टैंस पे जाना है, मतलब एक वर्चुअल मशीन चला रहे हैं। नेम एंड टैग, अपना मशीन का आप नाम यहाँ रख सकते हो, आपकी मर्जी। जैसे कि मान लो मैं WS 2022 DC डेटा सेंटर, डब्लू क्या कर लूँ मैं, नाम WSDC 2022 ये नाम रख रहा हूँ, ठीक है। और 1 कर देता हूँ, मशीन 1, WSDC मशीन 1 कर देता हूँ, ठीक है, ये नाम रखना, ठीक है। ये अपना मशीन का नाम रहा। या फिर यहाँ पे जो सर्विस आप चला रहे हो, मान लो वेब सर्विस चला रहे हो, DHCP सर्विस चला रहे हो, तो आप DHCP भी लिख सकते हो, जैसा मर्जी आप नोमेनक्लेचर यहाँ पे देता हो। यहाँ पे डालने के बाद यहाँ पर आपके पास समरी में ऑप्शन है कि कितना इंस्टेंसेस आप चलाना चाहते हो। आप एट ए टाइम आप 3 4 5 6 भी चला सकते हो, जरूरी नहीं कि एक एक करके आपको ऑन करने की जरूरत, आप जितना मर्जी चला सकते हो, ठीक है। यू हैव द ऑप्शंस। तो फिलहाल हम एक ही मशीन चलाएंगे आज, तो सिर्फ मशीन चलाना है, बाकी चीज़ें बाद में समझेंगे, कल समझेंगे। उसके बाद आपके पास OS सेलेक्ट करने का ऑप्शन, OS पे इसके पास कई सारे अवेलेबल है, आप देख सकते हो। अमेजन लिनक्स भी है, मैक OS भी है, मैक OS फ्री नहीं है, उबुंटू है, विंडोज सर्वर है, रेड हैट है, और भी चीज़ें हैं, आप यहाँ से जा सकते हो। क्विक स्टार्ट AMI, क्विक स्टार्ट AMI मतलब AMI स्टैंड फॉर द अमेजोन मशीन इमेज, ठीक है। तो मशीन के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम को चूज करना है वो लिनक्स चलाना, लिनक्स चलाओ, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो अमेजोन लिनक्स जो है वो फ्री टायर एलिजिबल, मतलब आपको कॉस्टिंग नहीं पड़ेगी। कुछ चीज़ें हैं ये भी फ्री टायर है। मैक OS वेरीफाइड प्रोवाइडर है, यहाँ पे फ्री टायर नहीं लिखा है तो इसका कुछ बिलिंग आएगा। अगर इसे आप सेलेक्ट वगैरह करोगे तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस वगैरह दिखेगी कि इसकी चार्जेस वगैरह क्या है। लेट मी टू चेक इट, ठीक है। मैं एक बार इसकी बिलिंग वगैरह देख लेता हूँ, मिनट। डिस्क्रिप्शन वेरीफाइड ऑन, मैक OS पे जाकर यहाँ पर ही दिखाता था इसका बिलिंग वगैरह के लिए भी, आप देख सकते हो। यू हैव द सेपरेट ऑप्शंस, यहाँ भले हटा दिया उन्होंने, पहले यहाँ दिखाते थे। मैं बिलिंग दिखाऊंगा आपको, फिलहाल अभी आप मशीन रन कर रहे हो तो उसे ज़रूरत नहीं है। ये भी फ्री टायर है, देखो रेड हेड इंटरप्राइज आप फ्रीली रन कर सकते हो, फ्री टायर में एलिजिबल है, ठीक है। बाकी और भी कई सारी इमेजेस हैं, उबुंटू वगैरह भी है, ठीक है। विंडो सर्वर भी है, देखो विंडो सर्वर 2025 बेस, अच्छा 2025 रिलीज हो गया, दैट्स ट्रू, ठीक है। ये भी आपका अवेलेबल है। और विंडो सर्वर 224 भी अवेलेबल है, कोर जो कि डाटा सेंटर के ऊपर CLI पे चलता है ना, कमांड लाइन से चलता है। 2022 भी अवेलेबल है, फ्री टायर पे अवेलेबल है, तो हम इसी को रन करेंगे बिकॉज वी आर फैमिलियर विद 2022, ठीक है। और भी कई सारे हैं जो क्विक स्टार्ट में जो डाल दिया है इन्होंने, कि जो ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं उसे क्विक स्टार्ट पे डाल दिया है। बाकी आप अपना भी खुद का इमेज बना सकते हो, जैसे कि हम स्नैपशॉट वगैरह लेते थे ना, कि हमने AD की सर्विस इंस्टॉल कर दी या DHCP की सर्विस इंस्टॉल कर दी, उसके बाद उसका स्नैपशॉट ले लिया, तो स्नैपशॉट लेकर आप अपना AMI पे भी रख सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल आपने DHCP का स्नैपशॉट, ठीक है, अब उसका एक इमेज बना लिया कि अब आपका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज सर्वर 2022 उसमें DHCP की सर्विस इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो अब आप डायरेक्ट जो भी मशीन सेलेक्ट करोगे और डायरेक्ट DHCP का वो इमेज डाल दोगे, तो आपको बाय डिफॉल्ट जो मशीन नई जो रन होगी उसमें DHCP सर्विस इंस्टॉल होकर मिलेगी, ठीक है। तो दिस कस्टम काइंड ऑफ थिंग इज अवेलेबल, और ये चीज़ें हम करके देखेंगे, ऐसा नहीं कि मैं आपको बता रहा छोड़ दे रहा हूँ। बाकी AWS मार्केट प्लेस है, यहाँ पे भी आप जा सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक ऐसी है जो पेड वर्जन वगैरह है, जैसे कि ओपन VPN एक्सेस सर्वर है ये, ठीक है। BYOL लिखा हुआ है, तो BYOL मतलब ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस, कि आपको अपना लाइसेंस परचेज करके यहाँ पे फिर डालना पड़ेगा। सो कई सारे कंपनी पाल अल्टो वाले भी इन्होंने अपना BM वगैरह दे रखा है, तो ये भी ब्रिंग योर ऑन लाइसेंस, क्योंकि पाल अल्टो का जो नेक्स्ट जनरेशन फायरवॉल वगैरह है दैट्स नॉट फ्रीली अवेलेबल, ठीक है। तो पनोरमा वगैरह है, स्प्लंक इंटरप्राइज है, देखो स्प्लंक भी डाल रखा है इन्होंने, स्प्लंक, ठीक है।
स्प्लंक भी चलाकर आप वहाँ पे मॉनिटरिंग वगैरह कर सकते हैं। तो स्प्लंक के बारे में बताया था ना, अलर्ट वगैरह जनरेट कर सकते हैं, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल्स हैं। 14 का भी है। इसको मेराकी का भी आप जो क्लाउड बेस आपका जो वीएम है उसको भी आप रन कर सकते हो, ठीक है, जिससे कि वायरलेस वगैरह आप मैनेज करते हो, ठीक है। इसको कैटलिस्ट 8000 एच डी वैन राउटिंग के भी कंट्रोलर अवेलेबल है, ठीक है। तो दैट्स ऑल्सो अवेलेबल। सिस्को एच डी वैन का भी आप सर्वर चला सकते हो, ठीक है। फिर देखना पड़ेगा वीएम मैनेज वगैरह क्या है, तो ये दिस इज द वीएम वी मैनेज एक्चुअली, ठीक है। ब्रिंग योर ऑल लाइसेंस पर है कि आपको अपना लाइसेंस वगैरह लाना पड़ेगा, ठीक है। उस तरह से कई सारी चीज़ें हैं। क्लाउड गार्ड भी है, देख सकते हो। नेटवर्क 14 एनालाइजर भी है ठीक है, कई सारी चीज़ें हैं। जेड स्केलर वगैरह भी है, प्राइवेट एक्सेस कनेक्टर, ठीक है। ये आपको साइबर सिक्योरिटी में यूज होता है, जेड स्केलर वगैरह, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप, लोड बैलेंसर भी है, ठीक है। कई सारे आपके पास अवेलेबल हैं। आप ए से फायरवॉल भी अवेलेबल है, बट उसका लाइसेंस लाना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसे कई सारे हैं, दैट्स 5815। तो मैं एक एक करके नहीं दिखा सकता हूँ। यू हैव एवरीथिंग ऑप्शन इज अवेलेबल इन द एडब्ल्यू, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपको इमेज बाहर से जाकर आपको अपलोड करना पड़ेगा एडब्ल्यूएस पे, ऐसी सिचुएशन नहीं है कि आपको मान लो सिस्को मेराकी चलाना है या फिर एच डी मैन चलाना है, तो ऐसा नहीं कि एच डी मैन का आईओएस आपने ऑपरेटिंग सिस्टम अपने डाउनलोड किया फिर क्लाउड पे जाकर आपको अपलोड करना पड़ेगा, ऐसी ज़रूरत नहीं है। दैट्स उन लोगों ने टाई अप कर रखा है ऑलरेडी, दैट इमेज इज अवेलेबल। और ब्रिंग और ऑन लाइसेंस आप जब परचेज करते हो तो आपको लाइसेंस मिल जाता है, तो लाइसेंस आप डाल दोगे, दैट विल बी एक्टिवेटेड, ठीक है। कम्युनिटी एएमआई बहुत सारे लोग ऐसा बना कर रखे हैं, जैसे कि मैंने अपना एक एएमआई बना लिया, ठीक है। इसमें मैंने डीएचसीपी सर्विस इंस्टॉल कर रही है और मैंने इसे कम्युनिटी पे डाल दिया कि बाकी जो लोग हों, जैसे कि जिन्हें डीएचसीपी सर्विस इंस्टॉल करने का आइडिया नहीं है, तो डायरेक्टली उस इमेज को जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे डायरेक्टली अपने मशीन पे रन कर लेंगे, तो उन्हें डीएचसीपी सर्विस बाय डिफॉल्ट मतलब उन्हें इंस्टॉल होकर मिलेगी। तो आप अपने एएमआई को कम्युनिटी एएमआई पे भी डाल सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कि एसक्यूएल वगैरह की भी ज़्यादा चीज़ें मिलती है कि बहुत सारे लोगों को एसक्यूएल वगैरह पता नहीं है, तो एसक्यूएल कैसे इंस्टॉल करना है क्या नहीं, तो कई सारे ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं जिसपे कि एसक्यूएल आपको इंस्टॉल मिलेगा, ठीक है। आप यहाँ पे सर्च भी कर सकते हो इफ़ यू हैव, ठीक है, पर्टिकुलर दैट इज। और जैसे कि रेड हैट का है, इसमें एसक्यूएल सर्वर ऑलरेडी की सर्विस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, ठीक है। तो आप ये जब मशीन, ये वर्चुअल मशीन, ये ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी सिलेक्ट करोगे तो रेड हैट की जो भी आपकी मशीन चलेगी तो उस पर आपको एसक्यूएल की सर्विस बाय डिफॉल्ट आपको मिलेगी, ठीक है। आपको एसक्यूएल सर्विस इंस्टॉल करने की जरूरत है। ये थोड़ा सा ध्यान से कि कम्युनिटी एएमआई जो है उसमें चीज़ें तकरीबन वेरीफाइड ही है, ऐसी बात नहीं कुछ गलत वगैरह किया रहता है। फिर भी प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में थोड़ा सा ध्यान से करना, एंड विदाउट सीनियर अप्रूवल डोंट गो फॉर दैट, ठीक है। जस्ट फाइन। तो क्विक स्टार्ट एएमआई, ठीक है, अमेजॉन मशीन इमेज, जैसा मैंने आपको बताया, उस पर आप अपने हिसाब से कुछ भी चूज कर सकते हो। फ्री टायर वाली फिलहाल अभी आप चूज कर लेना, एंड वी विल रन दैट विंडोज सर्वर 2022 बेस, ठीक है। कोर में सेट करना, कोर में तो कमांड लाइन से चलेगा, कोर से आप फेमिलियर नहीं है। मैंने आपको जो बताया था वो बेस बताया, बेस आप सेट करो, फ्री टायर अवेलेबल है, ठीक है। इसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैक ओएस के लिए आपको चार्ज देना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा ना हो कि आप मैक ओएस देखो और बोलो कि भाई चलो ठीक है कि हम मैक ओएस चला लेते हैं, ठीक है। कई लोगों को शौक होगा, लेकिन डोंट डू दैट, ठीक है। तो हमने नाम दे दिया अपने मशीन का और उसमें हमने विंडोज सर्वर 2020 सेलेक्ट कर लिया। अब आता है स्टैंड टाइप कि मशीन कैसी चाहिए, कितनी बड़ी मशीन चाहिए। यू हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हियर, ठीक है। फिलहाल फ्री टायर पे जो अवेलेबल है वो T3 माइक्रो हमारा अवेलेबल, 2 वर्चुअल पीसी और 1 GB रैम। बाकी जो सारे हैं दैट आर पेड, ठीक है। ये सारे जितनी बड़ी बड़ी मशीन आप चाहो रन कर सकते हो, ठीक है। 520 मशीन, ठीक है। देख सकते हो वर्चुअल सीपीयू किसी किसी में 96, 192 GB रैम। अभी सारी चीज़ें अगर आपको फ्रीली अवेलेबल कर दी जाए तो दिवालिया निकल जाएगा जेफ बेजोस का, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है, आप स्टूडेंट है प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए जो है वो चीज़ें अवेलेबल करा रखी है। तो ये T3 माइक्रो आपको फ्रीली अवेलेबल है,
बाकी आपको एडवाइस वगैरह चाहिए तो गेट एडवाइस पे जाकर भी आप चीज़ चेक कर सकते हो, क्या रन करना है क्या नहीं करना है, वो सारी चीज़ें आप सेट कर सकते हो, तो उसके बाद आपको मशीनें दिखा देगी। कई सारे मशीन्स हैं और इसकी कैटेगरी वगैरह भी दिखती थी। आई होप समथिंग दे आर चेंज हियर। कैटेगरी पे भी जाकर आप देख सकते थे कि कैसी कैटेगरी पे भी यहाँ पर स्टेंसेस वगैरह दिखा रहा है टेंशन। जी, टेक अ वॉक थ्रू पे चलते हैं। लॉन्च स्टेज सर्वर, लॉन्च, ये लॉन्च वगैरह दिखा रहा है आपको। EC2 के आप मशीन स्टेंसेस पे भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और यहाँ ट्यूटोरियल वगैरह पे भी आप जा सकते हो। प्राइसिंग ऑप्शंस, ठीक है, यहाँ पर भी आप ऑन डिमांड प्राइसिंग है, रिक्वेस्ट कोड है, ठीक है। ऑन डिमांड पे चलेंगे, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे, ऑन डिमांड क्या है और चीज़ें क्या क्या अलग अलग है, ठीक है। तो ऑन डिमांड प्राइसिंग मशीन्स है, ठीक है। तो आप यहाँ पर रीजन वगैरह सेलेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ओहियो सिलेक्टेड है, हम वेट अ मिनट बंद कर देते हैं। और यहाँ पर हम स्टॉक होम पे कर रहे थे, वी विल चेक इन द स्टॉक यूरोप में, स्टॉक में कनाडा है, US है, AWS रीजन, ठीक है। नॉर्थ वर्जीनिया, ओहियो, ओरेगन, सेंट्रल कैपिटल, एशिया में केप टाउन वगैरह का प्राइसिंग वगैरह दिखा रखी है। स्टूडेंट अकाउंट है शायद, इस वजह से सारी चीज़ें नहीं दिखा रही। आप अगर सेट ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टेंस टाइप वर्चुअल CPU आप सेट कर सकते हो। यू हैव द ऑप्शंस हियर, यू कैन सी T4G नैनो, ठीक है। 2 वर्चुअल कोर मिलेगा, 0.5 GB रैम, 5 GB इसमें EBS ओनली है, स्टोरेज की कैपेसिटी 5 GB है। स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है पर नेटवर्क परफॉर्मेंस 5 GB है, ठीक है। और EBS ओनली है, मतलब इलास्टिक आपको स्टोरेज मिलेगा, ठीक है। तो उसकी अवेलेबिलिटी जो है, उसकी कॉस्टिंग आपकी ऑन डिमांड आवरली 0.0042 डॉलर है ये पर इसका, ठीक है। तो जैसा मशीन है वैसी आपकी चार्जेस हैं, ठीक है। तो आप सेलेक्ट करके देख सकते हो सारी चीज़ें, स्टेंसेस कैसे है क्या नहीं है, कुछ चीज़ें आप यहाँ पर फिर अलग अलग है, डेटा ट्रांसफ़र है, ऑन डिमांड प्राइसिंग में चले गए, लोड बैलेंसिंग है, IP एड्रेस का सबकी चार्जेस, ठीक है। तो जैसा जैसा आप लोगे आई पब्लिक IP एड्रेस वगैरह सबकी चार्जेस हैं, एंड दैट्स डिपेंड अपॉन, ठीक है। तो यहाँ पे आप जा सकते हैं, आप देख सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हो। तो हम EC2 पे स्टेंस पे थे और फिर से हमें लॉन्च पे जाना पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर निकल गए थे वहाँ से। हम नाम वही रखेंगे WSDC मशीन वन, क्योंकि फिलहाल हमारा जो चीज़ था वो सिलेक्ट नहीं हुआ है, तो मशीन रन नहीं हुई है, ठीक है। तो वी हैव टू सेलेक्ट हियर एंड ब्राउज पे चल जाकर हम यहाँ पर वी हैव द ऑप्शंस, आप टाइप भी कर सकते हो। तो हम विंडोज सर्वर 2022 हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, बेस, ठीक है, आपने सेलेक्ट कर दिया। ठीक है, आपको वॉल्यूम जो है 30 GB फ्री मिल रहा है यहाँ पर, ये नीचे ऑप्शंस अवेलेबल है। ये मशीन है ऑल जनरेशन, यहाँ पर सारी कंपेयर स्टेंसेस वगैरह सारी चीज़ें आप देख सकते हो। बाकी है उसके बाद, जैसे मशीन आपने सेलेक्ट कर ली, जो फ्री टायर है वही सेलेक्ट करना है। बाकी सेट करने से आपको चार्जेस वगैरह लगेंगे। कुछ तो ऐसे हैं कि आपको आवरली नहीं कि पूरे डे का चार्ज लग जाएगा, ठीक है, तो डोंट डू दैट। की पेयर एक फैसिलिटी है यहाँ पर, जैसे कि आप मशीन रन कर रहे हो, तो मशीन रन करने के लिए आपके लिए एक यूज़र नेम होता है और पासवर्ड होता है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो इस पे विंडो मशीन पे, और बाकी अगर आप लिरिक्स मशीन रन करोगे तो उस पर भी आपका यूज़र नेम रहेगा, या फिर आप SSH के थ्रू भी आप वहाँ पर एक्सेस करते हो। तो वहाँ पे की पेयर जनरेट कर सकते हैं। की पेयर यानी एक पब्लिक की और एक प्राइवेट की, ठीक है। प्राइवेट की इनके पास, मशीन के पास खुद रहेगा, पब्लिक की वो आपको देगा।
उस पब्लिक की के थ्रू आप पासवर्ड जनरेट कर, ठीक है। इज समथिंग लाइक अ बैंक लॉकर। बैंक लॉकर में भी यही रहता है कि दो की रहते हैं ऑप्शंस, ठीक है। एक की आपको दे देते हैं और एक की बैंक वाले के पास रहता है। जब भी आप उसे एक्सेस करना चाहते हैं तो बैंक वाले अपना की लगाते हैं, आप अपना की लगाते हैं और बैंक लॉकर खुल जाता है, ठीक है। तो की पेयर में यही है एंड दैट्स की पेयर इज यूज। तो की पेयर आपको बनाना पड़ेगा बिकॉज हमने कोई की पेयर वगैरह शायद नहीं बनाई है, शायद मैंने बना रखी होगी पहले, तो एक की पेयर मैंने बना रखी है यहाँ से, ठीक है। आप की पेयर बना सकते हो, की पेयर में क्रिएट न्यू की पेयर, ठीक है। और ये की पेयर किसी को देना नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये की पेयर किसी को पास पता चल गया और आपने कोई मशीन रन करी है और उस की पेयर से आप ये कर रहे हो, मान लो मशीन रन कर लिया, उसके पास की पेयर है, तो की पेयर के थ्रू वो यूजर ने पासवर्ड पता कर सकता है, ठीक है। तो डोंट डू दैट, ठीक है। तो की पेयर का नाम रख देते हैं, मान लो टेस्ट 1 की पेयर टेस्ट 1, ये नाम रख देते हैं, ठीक है। और आर एस एस सेलेक्ट करना है आपको। डॉट पी एम फाइल होता है, आपको पता है, ठीक है। पीपी का फाइल पुट्टी के लिए होता है, तो क्रिएट की, तो यू हैव क्रिएटेड अ की। तो की एक क्रिएट हो चुका है, तो की को हम सीधा उठाकर अपने डेस्कटॉप पर रख देंगे। इसे डेस्कटॉप इस तरह से नहीं रखना है, आपको यहाँ पे सेफ पोजीशन पे रखना है, क्योंकि किसी के पास की पेयर अगर आ गया तो दैट विल बी हार्मफुल फॉर यू, ठीक है। तो की पेयर आपने जनरेट कर दिया है एंड की पेयर इज सेलेक्टेड, की पेयर टेस्ट 1। की पेयर जनरेट करने के बाद यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आप प्लीज सेलेक्ट दिस वन, ठीक है। आपको इसे सेलेक्ट करना है, ऐसा ना हो कि पुराना कोई की बना हो उसी सेलेक्ट कर दिया गया हो और बार बार आप पासवर्ड आइडेंटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो मिलेगा, ठीक है। तो सिंपल चीज़ है ना, मशीन का नाम दिया आपने। मशीन का नाम देने के बाद आप एडिशनल टैग में जाकर भी एक और भी इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं। फिर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम जो आपको चलाना है वो आपने सेट कर लिया। मशीन टाइप में कई सारे ऑप्शन है, प्राइसिंग वगैरह सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो फिलहाल आप जो फ्री टायर में अवेलेबल है वो स्टॉकहोम में चला लेना, और हैदराबाद में भी ये 2 वर्चुअल कोर पीसीसी सीपीयू और 1 GB रैम अवेलेबल है। ये मशीन फ्रीली अवेलेबल है, तो आप इसे सेट कर लेना, ठीक है। बाकी की पेयर लॉगिन की पेयर मैंने बता दिया क्या काम होता है। फिर बाकी उसके बाद नेटवर्क सेटिंग है। नेटवर्क सेटिंग में हम काफ़ी डिटेल में देखेंगे चीज़ों के बारे में, वीपीसी वगैरह जब हम पढ़ेंगे। तो फिलहाल अभी हम इस चीज़ों को अवॉइड कर रहे हैं। यहाँ पर एक चीज़ देख लो, ऑटो असाइन पब्लिक आईपी, इसे इनेबल किया गया है। ये इनेबल है तो ही आपकी जो मशीन रन होगी उसे पब्लिक आईपी मिलेगी, ठीक है, अदरवाइज से पब्लिक आईपी नहीं मिलेगी। फाइन। फायरवॉल की कुछ सिक्योरिटी ग्रुप की पॉलिसी है। यहाँ ऐसा नहीं कि एक्चुअल फायरवॉल चल रहा है, आप अपने हिसाब से कुछ पॉलिसी बना सकते हो। बाकी अगर आप अपना डेटा सेंटर वाला आर्किटेक्चर यहाँ बनाना चाहते हो तो बिल्कुल आप बना सकते हो, फायरवॉल वगैरह भी लगा सकते हो, यहाँ पे इंस्टेंसेस रन कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ फायरवॉल के कुछ सेटिंग्स है। क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप, एक सिक्योरिटी ग्रुप क्रिएट करना है, तो हम क्रिएट कर रहे हैं। बाकी सेलेक्ट एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी ग्रुप में मेरी कुछ सिक्योरिटी ग्रुप शायद बनी हुई होगी, ठीक है, डिफॉल्ट, तो ज़रूरत नहीं है। और क्रिएट सिक्योरिटी ग्रुप पे चल जाना। आरडीपी स्टैंड्स फॉर रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, ठीक है। ये आपको पता है कि आरडीपी के थ्रू ही हम यहाँ पर किसी भी मशीन को रिमोटली देख सकते हैं। जैसे कि हम, मेरा एक विंडो मशीन है ये, और मैं जो रन कर रहा हूँ AWS पे वो भी एक विंडो सर्वर 2022 है। तो अगर मैं आरडीपी की सर्विस इनेबल नहीं करूँगा, ठीक है, आरडीपी की सर्विस अगर इनेबल नहीं करूँगा तो मैं रिमोटली उसे एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। तो रिमोट एक्सेस करने के लिए आपको आरडीपी की सर्विस इनेबल करनी पड़ेगी, फाइन। उसके बाद आरडीपी की सर्विस आपने इनेबल कर दी। एनीवेयर, एनीवेयर मतलब कोई भी आईपी से आकर आरडीपी, मतलब आपका जो सर्वर है EC2 जो आप चला रहे हो उस EC2 पे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी की तरफ से रिक्स है, बाकी आप अपना आईपी एड्रेस वगैरह भी डाल सकते हो, ठीक है, अगर आपको पता हो आपका पब्लिक आईपी क्या है। तो फिलहाल तो पासवर्ड है और हम स्टेंसेस तो हमेशा के लिए रन नहीं कर रहे हैं, इस वजह से मैं कुछ बड़ा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स वगैरह नहीं बना रहा हूँ। हम सिंपल मशीन चलाएंगे, एक्सेस लेंगे, उसके बाद मशीन बंद कर देंगे और टर्मिनेट करके खत्म कर देंगे, ठीक है। ये होगी। दूसरी चीज़ है अलाउ HTTPS ट्रैफिक फ्रॉम द इंटरनेट। अगर आप वहाँ पे वेब सर्विस वगैरह चलाना चाहते हो तो आप HTTP सर्विस वगैरह अलाउ कर दो। HTTP अलाउ करना चाहते हो तो HTTP अलाउ कर दो, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने वहाँ पे एक वेबसाइट HTTP की सर्विस इंस्टॉल करी, आपको पता है विंडो सर्वर पे कैसे करते हैं, और उसके बाद आपने नॉर्मल रखा उसे, तो फिर आपका HTTP के थ्रू वो खुलेगा, ठीक है।
तो HTTP अगर आप इनेबल करोगे तो ही वो वेब पेज खोल पाओगे। अदरवाइज यू वांट टू गो फॉर द HTTPS, तो आपको CA सर्वर, सर्टिफिकेट अथॉरिटी सर्वर आपको इंस्टॉल करके वहाँ पे सर्टिफिकेट आपकी जो वेबसाइट के साथ उसे सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा, जो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है। तो वो सारी चीज़ें आप करोगे तो ही HTTPS से ट्रैफिक आपको ओपन होगा। फिलहाल हमें तो HTTPS HTTP से कोई लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ रिमोट डेस्कटॉप रिमोटली उसे लेना है, और रिमोटली लेने के बाद बस हम उसे बंद कर देंगे। ठीक है, एक सिक्योरिटी ग्रुप आपको क्रिएट करनी पड़ेगी। फाइन, तो क्रिएट कर लो, एक सिक्योरिटी ग्रुप आपने क्रिएट कर रहे हैं, और इसका इंफॉर्मेशन पे आप जाओ। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो सिक्योरिटी आप कर रहे हो, एंड दैट्स अ सिक्योरिटी ग्रुप। रूल्स विद यहाँ बता भी रहा है, देखो, रूल्स विद सोर्स ऑफ 0.0.0/0 अलाउ ऑल IP एड्रेस टू एक्सेस योर इंस्टेंसेस। तो ये थोड़ा ठीक नहीं है, ये आपको बता रहा है, बाद में मत बोलना है मुझे कि आपने ये अजीबोगरीब काम कर दिया है। ठीक है, तो दैट्स फाइन। बाकी हम सिक्योरिटी ग्रुप वगैरह सारा बनाकर देखेंगे। यहाँ पे एक सिक्योरिटी ग्रुप बन रहा है, और सिक्योरिटी ग्रुप का जो नाम है लॉन्च विजार्ड 2, इस नाम से एक सिक्योरिटी ग्रुप बन रहा है। ये नाम वगैरह हम चेंज कर सकते हैं, फिलहाल यहाँ ऑप्शंस नहीं मिलेगा, अलग से आपको सिक्योरिटी ग्रुप में जाके बनाना पड़ेगा। तो डोंट वरी अबाउट इट, इज जस्ट रनिंग अ मशीन इज अ बेसिक थिंग, कुछ चीज़ें आपको करनी है। क्योंकि इन्होंने ना कुछ चीज़ें काफ़ी ईजी रखी है यहाँ पर स्टार्टिंग में, जैसे कि कई सारे लोग हो सकता है कि सिर्फ मशीन रन करना चाहते हो, या फिर कुछ डेमो देखना चाहते हो कि भाई कैसा है यहाँ पर, क्या इन्वायरमेंट है क्लाउड पे, तो इजीली देख सके। वरना ऐसा हो कि मशीन रन करने के लिए आपको 10-15 क्लासेस करने पड़े, आपको VPC सीखना पड़े, नेटवर्किंग सीखना पड़े, सर्वर सीखना पड़े। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें सीखने के बाद हम मशीन रन करो। बेस्ट तो यही है कि सारी चीज़ें सीखने के बाद ही लोग इसे रन करते हैं। ठीक है, जो हम सीख रहे हैं, सीखने के बाद हम कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन जो जनरली कई सारी जगहों पे होता है कि ऑनर को दिखाना है, तो ऑनर को पूरा VPC समझा रहे हो, मैनेजमेंट को समझा रहे हो, तो भाई बोलेंगे यार कम ऑन, डोंट डू दैट। ठीक है, तो इस वजह से काफ़ी चीज़ें ईजी रखी है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, कि आपको जस्ट देखना है तो आप देख सकते हो। बाकी तो जब भी मशीन रन करोगे तो पूरा सिक्योरिटी प्रोटोकॉल वगैरह एवरीथिंग नेटवर्किंग देख कर ही आप करोगे। फाइन, दूसरा एक चीज़ है, उसके बाद हम आ जाते हैं स्टोरेज पे। स्टोरेज पे अगर आप देखोगे कि 30 GB आपको अवेलेबल मिल रहा है। ठीक है, रूट वॉल्यूम पे आपके पास कई सारे ऑप्शंस हैं, SSD की ऑप्शंस है, तो जो सेलेक्टेड है उसे सिलेक्ट रहना। एडवांस पे जाकर आप बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो, यू हैव द लॉट्स ऑफ ऑप्शंस हियर। ठीक है, 30 GB रैम है, GP2 है, IOPS है, ऑपरेशन पर सेकंड है। ठीक है, उस तरह से डिलीट ऑन टर्मिनेशन, अगर आप इसे नो कर दोगे, तो अगर आप मशीन को टर्मिनेट करोगे तो भी ये वॉल्यूम आपकी डिलीट नहीं होगी। ठीक है, दैट्स दिस वॉल्यूम इज ऑल्सो चार्जेबल। पब्लिक IP पे चार्जेबल है, मशीन पे चार्जेबल है। ऑपरेटिंग सिस्टम चूंकि आपने फ्री टायर सेलेक्ट किया है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पैसे नहीं देना है। और चूंकि अभी हम फ्री टायर में, तो हमारा मशीन भी चार्जेबल नहीं है, 1 घंटे तक ही चार्जेबल है। कि ऐसा नहीं है कि हमेशा हमेशा के लिए चार्जेबल है। वो मशीन वगैरह दिखाऊंगा, 720 आवर्स से 750 आवर्स आपको मशीन जो है, वो जो मशीन हमने सेलेक्ट किया, वो 2 GB रैम और 1 GB, सॉरी 2 वर्चुअल CPU और 1 GB रैम, वो 750 आवर्स तक ही वो आपको फ्री। इट्स नॉट अबाउट द लाइफ टाइम, जितना मर्जी चला। ठीक है, स्टोरेज भी आपको 30 GB तक का अवेलेबल फ्री है। बाकी आपको एडिशनल बढ़ाना है तो इसके लिए आपको चार्ज वगैरह देना पड़ेगा। तो 30 GB पे हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम यहाँ चल जाएगा। फिलहाल थोड़ा स्लो चलेगा, लेकिन चलने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, बाकी आप यहाँ पर इंक्रिप्शंस वगैरह लगा सकते हो, कि मान लो आपका जो C ड्राइव है जिसपे आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया है, उसे इंक्रिप्ट करना चाहते हो, आप इंक्रिप्ट वगैरह कर सकते हो। ठीक है, अभी फिलहाल नॉट इंक्रिप्टेड है, हमें उतना कोई मतलब नहीं है, अभी मशीन वगैरह रन कर रहे हैं। ठीक है, बाकी आप एडिशनल वॉल्यूम्स वगैरह भी ऐड कर सकते हो। ऐसा नहीं हो कि 30 GB आपने या फिर 100 GB आपने सेट किया था, फिर आपके मशीन्स पे और भी रिक्वायरमेंट हो रही है कि आपको और हार्डवेयर चाहिए, मतलब और स्टोरेज चाहिए, तो ऐसा नहीं है कि फिर आपको अलग से मशीन रन करनी पड़ेगी। दैट्स लाइक एज कैसी सर्विस का आप स्टोरेज एरिया नेटवर्क से उठाकर सीधा आप यहाँ पर अपना मेमोरी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो चीज़ें आपको पूरी डिटेल में जानने की जरूरत नहीं पड़ती है AWS पे, क्योंकि आप AWS जब पढ़ रहे हैं तो आप रिलेट कर पा रहे होंगे विंडोज सर्वर पे जो हम सर्विसेज रन करते थे, उस पर हम पूरा बेसिक सीखना पड़ता था, हमें हर एक चीज़ें नॉलेज होनी चाहिए तो ही आप परफॉर्म कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं है, यहाँ पर चीज़ों को आपको मैनुअली, ग्राफिकली बहुत बेटर रिप्रेजेंटेशन है कि ऐड न्यू वॉल्यूम,
वहाँ तो ऑप्शंस नहीं है ऐड न्यू वॉल्यूम का, विंडो सर्वर आपको एसपीसी आनी चाहिए। फिर आप स्टोरेज एरिया नेटवर्क से आप कुछ स्टोरेज उठाकर आप यहाँ ट्रांसफर करते हैं। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन आपके पास देखो अवेलेबल, सिंपल, कोई भी जाए ऐड न्यू वॉल्यूम में जाए और जाके वहाँ पे वॉल्यूम वगैरह ऐड कर ले। ठीक है, तो सिंपल सारी चीज़ें हो जाती है, आपको एसटीसी वगैरह सर्विस वगैरह जानने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, क्लियर है ये? तो स्टोरेज वगैरह आपने देख लिया, हाइड कर लेता हूँ मैं। ठीक है, तो स्टोरेज आपने ये सिंपल, ठीक है, 30 GB आपको रैम अवेलेबल है, 30 GB रैम आपको अवेलेबल स्टोरेज के लिए, रैम नहीं सॉरी, 30 GB स्टोरेज आपको अवेलेबल है। ठीक है, बाकी 8 GB की सर्विस आपने इनेबल कर ली। बाकी एडवांस डिटेल में बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बाद में कुछ चीज़ें देखेंगे, कुछ चीज़ें नहीं भी देखेंगे। ठीक है, तो दैट्स डन, और यही सिलेक्शंस है आपका। ठीक है, यूज़र डाटा वगैरह ऑप्शंस है, आप अपलोड वगैरह कर सकते हो। ठीक है, तो आप लॉन्च इंस्टेंस पे जाओगे और यूरोप में आपका एक मशीन EC2 मशीन आपका ऑन होगा। जैसे कि मैं बता रहा था फ्री टायर पे जो यहाँ पर देखो लिखा हुआ भी है, 750 आवर्स पर मंथ आपको फ्री अवेलेबल है T2 माइक्रो इंस्टेंस। ठीक है, और 30 GB ऑफ रैम ऑफ स्टोरेज फ्रीली अवेलेबल है, और उसके बाद आपको बियॉन्ड दैट इज आपको चार्जेबल लेना पड़ेगा। ठीक है, ये सारी, तो 750 आवर्स मतलब ऐसा नहीं है कि एक मशीन आप रन करोगे, मान लो आपने 3-4 मशीन रन की, उसे आप 10-10 घंटे चलाए चलाए हैं, तो 40 आवर्स आपका हो गया वो। ठीक है, ठीक है, 40 आवर्स हो गया। तो ऐसा नहीं है कि एक मशीन कितने घंटे चल रही है उस पर डिपेंड करता है। तो इतना ही बेसिक सिलेक्शंस है आपको मशीन रन करने की। पहला चीज मैं स्टार्टिंग से आपको दिखा दूं, पहला तो आपको एक नाम देना है, एडिशनल टैग आप चाहो तो दे सकते हो, कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करना है आप उसे सेट कर सकते हो। उसके बाद स्टैंड टाइप आपको कैसी चाहिए, बड़ी मशीन छोटी मशीन क्या चाहिए वो भी आप कर सकते हो। एंड उसके बाद की पेयर आपको देना है, की पेयर इज कंपलसरी फॉर योर क्रिएटिंग द पासवर्ड। ठीक है, इस वजह से आपको की पेयर भी करना है, और साथ साथ उसका फाइल आपको सेव रखना है। नेटवर्क सेटिंग में फिलहाल अभी हमने कुछ भी नहीं देखा है, जस्ट सिक्योरिटी ग्रुप में थोड़ा बहुत मैंने आपको बताया कि RDP सर्विस आपको इनेबल रखनी है, बिकॉज आप विंडो सर्वर चला रहे हो। अगर आप यहाँ पर लिनक्स अगर आप सेलेक्ट करते हो ऑपरेटिंग सिस्टम में, तो यहाँ पर RDP की नहीं होती सर्विस, यहाँ पर SSH की सर्विस आपको इनेबल करने का ऑप्शन मिल रहा है। ठीक है, तो लिनक्स वगैरह मशीन भी चला के हम देखेंगे बाद में, जस्ट बेसिक ही है। ओके, तो बाकी स्टोरेज आ गई, स्टोरेज आने के बाद फिर आप एडवांस सेटिंग में चीज़ें हैं, तो ये सब चीज़ें बाद में हम समझेंगे। एंड यू कैन लॉन्च द स्टेंस, आपका स्टेंस लॉन्च हो जाए। ठीक है, तो लॉन्च कर देते हैं, बस आपको यहाँ आकर लॉन्च कर देना, लॉन्च दी मशीन। मशीन आपकी लॉन्च हो रही है, यूरोप में स्टॉकहोम। ठीक है, सक्सेसफुली आपकी लॉन्च हो चुकी है मशीन। आपको देखना है, आपको यहाँ पर ऑप्शन रहेगा और डैशबोर्ड पे आप चले जाएंगे, स्टेंस रनिंग वन, इसे क्लिक कर लेंगे। एक स्टेंस आपको दिख रहा है यहाँ पर, अभी फिलहाल वो रनिंग में है, इनिशियलाइजेशन स्टेट पे है, अभी पूरी तरीके से ऑन नहीं हुआ है जहाँ आपने चलाया है। एलिटी जोन का ये ऑप्शन सी है वगैरह हम बाद में देखेंगे। आपको पब्लिक IPv4 एड्रेस मिल चुका है, साथ साथ आपको एक DNS भी मिल चुका है, और की पेयर आपने लॉन्च किया था, और सिक्योरिटी ग्रुप आपने लगाया था, वो सारी चीज़ें आपको दिख रही है। कब आपने चलाया वो सारी चीज़ें आपको यहाँ दिख रही है। बाकी आप सेट करते हैं तो और भी नीचे जाकर भी ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। इसे मैं थोड़ा सा छोटा, यहाँ पर अगर आप देखेंगे थोड़ा सा इसका साइज छोटा कर देता हूँ। ठीक है, आप यहाँ पे देखो, तो यहाँ भी आपको सारा चीज़ें दिख रही है। स्टेंस की एक ID है जो यूनिक होती है। ठीक है, स्टेंस ID है, पब्लिक IPv4 एड्रेस है, प्राइवेट IPv4 एड्रेस, प्राइवेट ही IP रहता है। आपको आर्किटेक्चर ऑलरेडी पता है कि हम जो इंटरफेस पे IP देते हैं वो प्राइवेट IP देते हैं, बाकी हम स्टैटिक नेट कर रहे हैं। स्टैटिक नेट में जो पब्लिक IP असाइन कर रहे हैं दैट्स द पब्लिक IP।
ऑलरेडी नो अबाउट इट कि हम किसी भी इंटरफेस पे डायरेक्ट पब्लिक आईपी नहीं देते, उसे नेट करते हैं, दैट इज स्टैटिक नेट। पब्लिक डीएनएस के थ्रू भी आप एक्सेस कर सकते हो, और थोड़ा सा वेट करेंगे, इनिशियलाइजेशन स्टेट पे है, इनिशियलाइज हो जाने के बाद फिर हम करेंगे। बाकी इसे कनेक्ट करना है तो आपके पास, अगर विंडो चला रहे हो तो रिमोट डेस्कटॉप की सर्विस आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, आरडीपी रिमोट एक्सेस आप खोल लोगे, रिमोट डेस्कटॉप कनेक्शन, यहाँ पर आईपी वगैरह देखकर आप कनेक्ट कर सकते हो या फिर डीएनएस से। और अगर आप लिनक्स वगैरह यूज़ कर रहे हो, ऑलरेडी नो, मैंने आपको पहले भी दिखा चुका हूँ कि लिनक्स के लिए भी आपके पास चीज़ें अवेलेबल है कि आरडीपी सॉफ्टवेयर और लिनक्स, रोमिना वगैरह है लिनक्स, तो रेमिना वगैरह है, रेमिना वगैरह मैंने आपको यूज़ करके भी दिखाया था, और भी कई सारे हैं, तो रेमिना आप यूज़ कर लेना, बेटर है। लिनक्स अगर यूज़ कर रहे हो, अगर आपके पास टेली लिनक्स वगैरह या फिर उबुंटू वगैरह है, तो आप रेमिना वगैरह यूज़ कर सकते हो, जिससे आप कनेक्ट कर सकते हो विंडोज सर्वर। ठीक है, थोड़ा सा रिफ्रेश टाइम लगता है इसे होने में, एक बार थोड़ा रिफ्रेश करके भी देख लेते हैं, क्योंकि हमारे पास जो मशीन है वो काफ़ी छोटी मशीन। ठीक है, फिलहाल ये हो गया है 3 आउट ऑफ 3, एक बार हो गया है पासवर्ड। नाउ योर मनी मशीन इज रनिंग। ठीक है, अब आपको यहाँ से कुछ भी नहीं करना है, यू हैव टू सेलेक्ट दिस वन, और यहाँ पर आपको कनेक्ट का ऑप्शन है, बिकॉज यू नीड द यूजर नेम एंड पासवर्ड, दैट्स उसी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो कनेक्ट पे जैसे आप दबाओगे तो आरडीपी क्लाइंट का यहाँ पर ऑप्शन है। बाकी इसके पास भी आप यहाँ से भी, वेब से भी आप स्टैंस को रिमोटली देख सकते हो, वो हम बाद में देखेंगे। फिलहाल हम आरडीपी करके यहाँ पर कनेक्ट टू यूजिंग आरडीपी क्लाइंट। ठीक है, तो गेट पासवर्ड पे जाना है। गेट पासवर्ड आपको देखो, यूजर नेम एडमिनिस्ट्रेटर है, मैं एक बार एक नोट पैड खोल लेता हूँ कि यहाँ पर हम पेस्ट कर लेंगे चीज़ों को। हमारा जो ये है वो एडमिनिस्ट्रेटर है, हम लिख देंगे यूजर नेम हमारा एडमिनिस्ट्रेटर है, एडमिनिस्ट्रेटर एक कैपिटल है इसमें। ठीक है, और पासवर्ड आपको लेना है तो गेट पासवर्ड आपको करना है। गेट पासवर्ड कैसे करोगे, तो आपको बोलेगा भाई अपनी जो की पेयर जो आपने डाउनलोड किया है उसे आप पहले अपलोड करो, तो ही मैं आपको पासवर्ड बताऊंगा। तो अपलोड प्राइवेट की एंड गो टू द डेस्कटॉप एंड यू हैव द की पेयर, सेलेक्ट एंड डिक्रिप्ट द पासवर्ड। तो जैसे आप करोगे तो यू हैव द पासवर्ड हियर, जस्ट कॉपी इट एंड पेस्ट इट, ये आपको पासवर्ड मिल गया। एंड बाकी आपको पब्लिक डीएनएस वगैरह भी अवेलेबल है, आप इसे भी कॉपी कर सकते हो। ठीक है, बाकी आपको आईपी एड्रेस जो है, पब्लिकली आईपी एड्रेस जो मिला है वो भी आपके पास अवेलेबल है। आप अगर उधर जाओगे स्टेंस पे और तो यू कैन सी है, ये आपका पब्लिक आईपी एड्रेस, इसे भी कॉपी कर लो आप, कॉपी नोटपैड पे पेस्ट, दैट्स डन। तो हमने आरडीपी रिमोट डेस्कटॉप सर्विस खोल ली है। यहाँ पर कंप्यूटर नेम, यहाँ पर आप पूरा यूआरएल भी डाल सकते हो, बिकॉज द इंटरनेट इज वर्किंग। ठीक है, तो यहाँ आप दे सकते हो, चाहो तो आप आईपी एड्रेस से भी आप लॉग इन कर सकते हो, क्योंकि कॉपी द आईपी एड्रेस, यहाँ पर आप आईपी एड्रेस डाल दो, कनेक्ट डालोगे, कनेक्ट जैसे डालोगे तो थोड़ा टाइम लगेगा, एंड इज आस्किंग फॉर यूजर नेम पासवर्ड। यूजर नेम आपको ऑलरेडी पता है, एडमिनिस्ट्रेटर, कॉपी कर लो, बेटर कॉपी टू पेस्ट, एंड पासवर्ड यहाँ पे जो भी है आप कॉपी करके से पेस्ट कर दो, रिमेंबर भी की ज़रूरत नहीं है, ओके कर दो। तो यहाँ पे आपको एक नोटिफिकेशन डालेगा, कनेक्ट करना है, यस कनेक्ट करना है, तो आप जैसे यस करोगे तो आपका जो सर्वर चल रहा है विंडोज 2022 आपने AWS पे जो होस्ट किया है, यू हैव द रिमोट एक्सेस। तो वेट करते हैं। तो नाउ यू कैन सी विंडोज सर्वर 2022 जो आपने AWS पे जो EC2 इंस्टेंस रन करी है उसका एक्सेस आपको मिल गया। अब ये विंडोज सर्वर 2022 है। अब आपकी इच्छा, आप अगर अपनी कंपनी के लिए आपका डाटा सेंटर नहीं है, आप एक्टिव डायरेक्टरी बनाना चाहते हो, तो आप इसमें एक्टिव डायरेक्टरी सर्विस इंस्टॉल कर लो, यू हैव एवरीथिंग द सेम।
लाइक दैट आप सर्वर मैनेजर भी खोल सकते हो। यहाँ पर यू हैव द ऑप्शन सर्वर मैनेजर, और उसके बाद आपको जो मर्जी है जो सर्विस इंस्टॉल करनी है आप कर सकते हो। डीएचसीपी करना है डीएचसीपी कर लो, डीएनएस करना है डीएनएस कर लो, ठीक है, एफटीपी करना है, जो भी आपको इच्छा है आप कर सकते हो। बट ये चीज़ है कि यहाँ थोड़ा स्लो चलेगा क्योंकि हमारी जो मशीन है वो आपको पता है थोड़ा सा 2 वर्चुअल सीपीयू 1 GB रैम वाली है, तो पता नहीं कैसे चल रहा है चीज़ें, लेकिन काफ़ी स्लो चलेगा। बड़ी सर्विसेज वगैरह आप यहाँ चला नहीं सकते लाइक दैट एडी वगैरह, तो स्टोरेज वगैरह सारी चीज़ें कम है। तो बेटर कि आपको जो परफॉर्म करना है आप अपना जीएनएस पे करें, बिकॉज यू मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है वो चीज़ें कैसी सर्विस चलेगी। तो आपको पास जब सर्वर मैनेजर है तो यू नो एवरीथिंग अबाउट इनसाइड इट, ठीक है, आपको ऑलरेडी पता है चीज़ें कैसे करनी है। एडी आपको करना है, आप एडी सर्विस इंस्टॉल कर लो, यूजर नेम पासवर्ड बना लो, डोमेन बना लो, ठीक है, सारी चीज़ें करके आप अपना ब्रांच ऑफिस को इस एडी के थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हो। ये आपका डायरेक्टली पब्लिक आईपी के साथ एक्सपोज है एक्टिव डायरेक्टरी, जो एक्चुअली आर्किटेक्चर में भी मैंने आपको समझाया था कि यू नो नीड टू डू दैट, ठीक है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। आपका ये एडी है इसे प्राइवेटली रख देना, इसे पब्लिकली एक्सपोज मत करना। अगर आपको एडी चलाना भी है, जो आर्किटेक्चर बताया था सेकेंडरी डीएनएस आप बनाओगे, सेकेंडरी डीएनएस के साथ आप एडी को इंटीग्रेट कर देना, और यूजर जो है वो सेकेंडरी डीएनएस के साथ अपना ऑथेंटिकेशन करा लेंगे, और आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी वो प्राइवेटली रहेगा। तो सो एवरीबडी यूजर्स कैन गो एंड सेकेंडरी डीएनएस के साथ सेकेंडरी डीएनएस प्राइमरी डीएनएस जो आपका जो एक्टिव डायरेक्टरी है उसके साथ सिंक हो जाता है, तो यू कैन ऑथेंटिकेट एंड ऑथराइज, ठीक है। तो आप ये कर सकते हो। तो आपको 2 सर्वर चलाने पड़ेंगे, अभी फिलहाल एक इंस्टेंस हमने चलाया है, ठीक है। तो एक इंस्टेंस की जगह 2 इंस्टेंस चलाने पड़ेंगे, एक ईडी चला लो जिसे प्राइवेटली रख देना, पब्लिक मत रखना, और दूसरा जो सेकेंडरी डीएनएस चलाना उसे भी आप प्राइवेट पब्लिक दोनों ही देना पड़ेगा, क्योंकि प्राइवेट आईपी तो रहेगा रहेगा, पब्लिकली एक्सपोज कर देना। और उसके साथ सिंक जो करना है, ये सारी सेकेंडरी डीएनएस बनाने का तो प्रोसीजर है, ऑलरेडी मैंने आपको डीएनएस पे डिस्कस कर दिया था, सारी चीज़ें दिखा रखी थी, इस वजह से मैं यहाँ सर्विस वगैरह नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। तो आप कर दोगे तो फिर बाकी आपका जो ब्रांच ऑफिस के जो यूजर्स वगैरह होंगे, जो एम्प्लॉयज़ होंगे, वो डायरेक्टली आपको सेकेंडरी डीएनएस पे जाकर अपना सेकेंडरी डीएनएस का इसका आईपी डालेंगे, और उसके थ्रू वो अपने डोमेन पे ऐड होंगे, राइट, और लॉगिन वगैरह करेंगे। बाकी फिर एडी पे आपको जो भी पॉलिसी वगैरह बनानी है, ग्रुप पॉलिसी वगैरह जो भी बनानी है आप बना सकते, टोटली डिपेंड्स ऑन, फाइन, ठीक है। तो मैं यहाँ से मशीन वगैरह रन कर बंद करने से सिर्फ शटडाउन होगा ही, शटडाउन भी अगर आप कर दोगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि स्टोरेज भले मशीन रन नहीं हो रही है उसकी चार्जेस नहीं लगेगी आपको, लेकिन स्टोरेज वगैरह सारा रहेगा। क्योंकि मान लो आपने ऑलरेडी यहाँ पर जो सर्वर चलाया है, इस सर्वर पे आपने एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह सब कुछ इंस्टॉल कर रखी है, तो आपको मान लो बंद करना है तो बंद कर सकते हो, शट डाउन कर सकते हो, लेकिन स्टोरेज की चार्जेस आपको लगेगी। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में तो ऐसे ही रहता है, शट डाउन करते हैं, टर्मिनेट वगैरह नहीं करते। टर्मिनेट करने का मतलब कि आप स्टेंसेस हटा रहे हो पूरी तरीके से, ठीक है। तो स्टेंसेस हटाना जहाँ पर, चूंकि हम यहाँ लैब कर रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर डूइंग दैट। तो स्टेंसेस हटाना सिंपल है, और आपको अगर नहीं समझ में आ रहा तो वापस से आप EC2 पे चल जाना, यहाँ से भी कर सकते हो, EC2 पे चल जाना, मैं पूरा दिखा दे रहा हूँ। मान लो किसी तरीके से आप किसी और जगह अवेलेबल हो तो स्टेंस पे जाना, स्टेंस पे जाने के बाद आपके पास ये सेलेक्ट कर लेना, सेलेक्ट करने के बाद आपके पास एक्शन है, एक्शन में यू हैव द लॉट ऑफ ऑप्शंस, ठीक है। स्टेंस सेटिंग में यू हैव द ऑप्शंस ऑफ दैट, वेयर इट इज वन, एक मिनट में सेट कर देता हूँ। मैनेज टैग, कुछ कंसोल इन्होंने हाल फिलहाल अभी चेंज किया, स्टेंस स्टेट में, ठीक है, स्टेंस स्टेट में है। यहाँ पे चल जाओगे तो यहाँ पे जाने के बाद आपके पास स्टॉप स्टेंस है, मतलब शट डाउन, रिबूट मतलब रीस्टार्ट करना है, और टर्मिनेट मतलब आपका ये जो स्टेंस आप चला रहे हो जो EC2, ये पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा, यानी जो पब्लिक आईपी अभी आपने जो लिया है जिसके लिए आपको चार्ज पे कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपका चला जाएगा। साथ साथ आपने स्टोरेज जो 30 GB का भी ले रखा है वो भी पूरी तरीके से डिलीट हो जाएगा, क्योंकि स्टोरेज में मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा था कि वहाँ पे हमने यस किया था, जहाँ पे टर्मिनेशन में स्टोरेज हट जाती है, ठीक है, तो इस वजह से आप वहाँ वो भी हट जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पे रिबूट वगैरह करते हो, स्टॉप और रिबूट वगैरह करते हो, तो ऐसा नहीं है कि जो पब्लिक आईपी अभी फिलहाल आपको मिल रहा है वही पब्लिक आईपी मिलेगा, ठीक है, क्योंकि पब्लिक आईपी भी रिजर्व कर सकते हो,
ठीक है, यहाँ आपको ऐसी नहीं है कि पब्लिक आईपी की रेंज आपको आईएसपी से खरीदनी पड़ेगी, बिकॉज एडब्ल्यूएस ने ऑलरेडी ले रखा है पब्लिक आईपी। ठीक है, और वो पब्लिक आईपी आपको असाइन करता है, उसके लिए आपको चार्ज देना पड़ता है। एक सिंगल पब्लिक आईपी भी मिल जाता है। ठीक है, एक सिंगल पब्लिक आईपी भी मिल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पर स्टॉप करोगे और फिर से स्टार्ट करोगे तो सेम पब्लिक आईपी मिलेगा, ऐसा नहीं है। तो इस वजह से स्टॉप आप जनरली हम लोग क्या करते हैं, रिजर्व कर लेते हैं पब्लिक आईपी को। रिजर्व करेंगे तो उसके लिए फिर आपको कंटिन्यूसली चार्जेस पे करना। फाइन, तो हमें उस चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, हम सीखेंगे कि कैसे पब्लिक आईपी रिजर्व करते हैं। वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखाऊंगा। और बाकी आप यहाँ पर और भी चीज़ें आप देख सकते हो, जैसे कि डिटेल में यहाँ पे जो दिख रहा है ना, स्टेटस अलार्म वगैरह कुछ अगर है या नहीं है, तो वो सारी चीज़ें आपको दिख सकती है। मॉनिटरिंग में भी आप बहुत सारी क्लाउड फेयर के साथ, ठीक है, उसे इंटीग्रेट वगैरह कर सकते हैं क्लाउड वॉच के साथ। ठीक है, तो वहाँ पे आपको देखो सीपीयू यूटिलाइजेशन क्या है, एवरीथिंग आपको कंसोल जो एसएनएमपी वाला चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको दिख रही है, नेटवर्क बिट का क्या कंडीशंस है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको दिख रही है। इसे आप सेटिंग में जाकर मॉनिटरिंग में, जैसे कि अगर आपको रिक्वायरमेंट अगर ऐसा है कि भाई मुझे ये चीज़ें नहीं देखनी, कुछ और चीज़ें देखनी है, तो वो सारी चीज़ें हैं अवेलेबल। वो अब हम बाद में पढ़ेंगे, क्लाउड फ्लेयर पढ़ेंगे तो वी विल डिस्कस। ठीक है, नेटवर्किंग में नेटवर्किंग की चीज़ें देख सकते हैं। अभी फिलहाल हमने कुछ देखा नहीं है, हमें सिंपल मशीन अभी रन करना था। स्टोरेज वगैरह देख सकते हैं आप, सारी चीज़ें इसको एडिट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टोरेज में जाकर आप सीधा सीधा वॉल्यूम्स वगैरह बढ़ा सकते हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ कर सकते हो। ठीक है, वी विल सी। ठीक है, स्टोरेज वगैरह सारी चीज़ें आएंगी हमारी, नेटवर्किंग आएंगी, सिक्योरिटी आएंगी, मॉनिटरिंग आएंगी। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। फाइन, तो ऐसा नहीं है कि EC2 अभी आज खत्म हो गया, जब इसके बाद वापस चीज़ें नहीं बताऊंगा। चीज़ें धीरे धीरे करके क्लियर होती चली जाएगी आपको, एंड वी विल गो इन द डीप। जैसा हम एडवांस नेटवर्किंग वगैरह में हम डीप गए थे, यहाँ भी हम डीपली कंसर्न करके देखेंगे। बस यहाँ डिफरेंस वही है कि मैं सर्वर जो रन किया हूँ, अब सर्वर के अंदर सर्विसेज चला के नहीं, क्योंकि यहाँ हम AWS पढ़ रहे हैं, यहाँ पर हम कुछ सर्वर वगैरह तो नहीं पढ़ रहे हैं। ये सर्वर ऑलरेडी मैंने पढ़ लिया है, यहाँ पर सेम जाकर मैं इस समझ लो बेचारे 2 GB वाले जो टू कोर, 2 वर्चुअल कोर और 1 GB रैम वाले पे मैं जाके AD इंस्टॉल कर दूँ, तो उसके साथ जुनून हो जाएगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ऑलरेडी पता है। मैं सर्विसेज आपको कुछ भी नहीं दिखाऊंगा यहाँ विंडो सर्वर का। मैं आपको इंस्टेंसेस वगैरह AWS की चीज़ें मैं आपको बिल्कुल दिखा दूंगा, बिकॉज यू नो दैट ऑलरेडी, और सारी चीज़ें ऑलरेडी अवेलेबल है यूट्यूब में। मेरे जो पेज है उस पर, यूट्यूब चैनल पे सारा लिंक आपको अवेलेबल है वीडियोस, तो वहाँ से आप देख कर प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, बाकी जो मुझसे पढ़ते हुए आ रहे हैं उन्हें तो कोई दिक्कत नहीं, उन्हें तो करा लग रहा होगा तब क्या ज़रूरत है, आपने चला दिया बस हटाओ हटाओ बंद करो। ठीक है, तो चीज़ें हैं आपके साथ। ठीक है, तो इसे सिंपल है, आपको स्टेंस पे जाके टर्मिनेट या डिलीट पे जाना है, आप टर्मिनेट डिलीट कर दो। और जैसे आप टर्मिनेट डिलीट कर दोगे ये सक्सेसफुल टर्मिनेट हो गया, तो टाइम लगता है। और आपके पास यहाँ पर रिमोट एक्सेस भी देखो, आपका सेशन चला गया क्योंकि मशीन ही बंद है। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये टर्मिनेट हो जाएगा, और टर्मिनेट होने के बाद कुछ घंटे यहाँ पर आपको स्टेंस दिखाता है, तो स्टेंस वगैरह आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, शटिंग डाउन हो रहा है, अभी फिलहाल बंद नहीं हुआ है। इस बात का ध्यान रखेंगे आप कि ये पूरी तरीके से क्लोज हो जाए, उसके बाद ही आप यहाँ से लॉग आउट मारोगे, उससे पहले आप लॉग आउट नहीं मारोगे। ठीक है, तो अब स्टेंस आपने रन किया, आपका जो भी घंटा चला होगा उसका आपको, अगर फ्री टायर नहीं है तो आपको उसका बिल आएगा। तो फिलहाल हमने आधा घंटा वगैरह चलाया है, तो अब स्टूडेंट अकाउंट लेकर ही बनाना, तो स्टूडेंट अकाउंट में जनरली वो थोड़ा बहुत रिबेट वगैरह दे देते हैं। ठीक है, तो चीज़ें हैं, अभी थोड़ा सा वेट कर लेंगे हम लोग, शटिंग डाउन हो रहा है। बाकी आपको कोई डाउट वगैरह है तो आप टर्मिनेट, टर्मिनेट। ठीक है, अब आपको बस स्टोरेज वगैरह कुछ भी नहीं, थोड़ा देर तक ये दिखाएगा, उसके बाद फिर ये स्टेंस दिखाना हटा देगा। बाकी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हो इस के बारे में प्लीज। कोई डाउट नहीं? करके देखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ ठीक है, ये भी सही है कि आप करके देख लो, कल जैसे क्लास स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप अपना डाउट्स वगैरह पूछ लें। ठीक, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी टर्मिनोलॉजी आपको स्टेंस, AMI स्टेंस टाइप, ठीक है, ये सारी चीज़ें मैंने ऑलरेडी आपको बता दी। ये सारी चीज़ें यहाँ स्लाइड्स पे लिखी है कि EC2 लॉन्च करने का क्या तरीका है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखाई। ठीक है, और ये मशीन टाइप्स है, कुछ कॉमन बेसिक्स टाइप्स हैं। ठीक है, EC2 स्टोरेज है, तो स्टोरेज के बारे में हम काफ़ी डिटेल पढ़ेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये दिस इज इतना ही स्टोरेज पढ़ना है बाकी नहीं पढ़ना है, पढ़ेंगे स्टोरेज वगैरह पढ़ेंगे, EBS वगैरह, RDP रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल जो मैं आपको बता रहा था कि
इस पे आप GUI बेस पे आप देख सकते हैं। ठीक है, आप रिमोट एक्सेस ले सकते हैं, आपने लिया भी है ऑलरेडी, आपने हमने नेटवर्क सर्वर एडमिन जो कोर्स थे उस पे हमने ये सारी चीज़ें करी भी थी, RDP सेशन वगैरह लिया था, SSH सेशन वगैरह किया था। ठीक है, इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा इसमें टाइम वेस्ट करके एक ही चीज़ बार बार पढ़ाना नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि ऑब्वियसली बात है यहाँ पे हम डिस्कस जो है AWS के ऊपर करेंगे, ना कि हम उसके सर्विसेज के अंदर जाके विंडो सर्वर लॉन्च करके विंडो सर्वर पढ़ने बैठेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी हो चुका है। बाकी रही बात लिनक्स मशीन भी हम यहाँ चलाएंगे। ठीक है, और लिनक्स हम सीखेंगे। ठीक है, लिनक्स हम सीखेंगे जब हम सिक्योरिटी डील करेंगे, जब हम बेसिक ऑफ स्टार्ट ऑफ सिक्योरिटी करेंगे तो हम लिनक्स सीखेंगे वहाँ पे, क्योंकि लिनक्स के लिए मैं अलग से सेपरेट वीडियो नहीं बनाऊंगा इस वजह से, क्योंकि काफ़ी बोरिंग लगने लगता है। सिर्फ आपको अगर मैं विंडो सर्वर पढ़ाने लगूँ सिर्फ और सिर्फ और उसका यूज़ केसेस ना दिखाऊँ तो आपको बोर लगेगा भैया कि क्या मतलब क्या पढ़ रहे हैं। तो इस वजह से जब हम सिक्योरिटी डील करेंगे तो लिनक्स भी देखेंगे, यहाँ पर लिनक्स मशीन वगैरह चला के देखेंगे। बाकी इंस्टेंसेस वगैरह उसमें जो सर्विसेज है वो हम नहीं करेंगे यहाँ पर, वी विल डील अबाउट द AWS टर्मिनल। ठीक है, बाकी ठीक है, बाकी आप लोगों को डाउट्स रहेगा तो यूट्यूब में भी जो पढ़ रहे हैं वो अपना डाउट्स वगैरह मुझे फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, और मैसेज भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप वगैरह कर सकते हैं, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। और क्लास में जो पढ़ रहे हैं तो ठीक है, आप आज लैब कर लो इसका, फिर हम कल जब मिलेंगे तो फिर आप जो डाउट रहेगा पूछ लेना। और बाकी हम इसी को कल फर्दर हम और डिस्कस करेंगे और डीप चलेंगे। ठीक है, टेक केयर, ओके, बाय बाय।